1 मिनट आप मुझे देंगे ताकि मैं आपका सामने ये पोल देख पाऊँ। इतने आप शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की और पढ़ाई करना चाहते हैं बहुत ही मन से। अगले 2-3 घंटे आप निकाल करके शांति से बैठिएगा, पेशेंस रख करके, ताकि हम सेशन को देख पाएँ, समझ पाएँ, जान पाएँ। और ये लॉगिन होने में पता नहीं क्या समस्या आ जाती है। हाँ खैर कोई नहीं, 1 मिनट रुकिएगा। आप जवाब दीजिए इतने इस क्वेश्चन का पढ़ के, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब मैं आपका पोल में आंसर प्रॉपर देख पाऊंगी कि कितने लोग क्या आंसर दे रहे हैं, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आप लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं। कितने लोग? 48% लोग। चलिए समझते हैं। अच्छा दोनों को ही गलत बता दिया, चलिए बहुत बढ़िया। ये नए तरह के क्वेश्चन है जो इस बार एक सेट में 30 क्वेश्चन के अंदर, मतलब सीडीपी में स्पेशली 4 क्वेश्चन इस तरह के इन्होंने दिए हैं। और ये ज्यादातर मैंने देखा है कि जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो डेवलपमेंट हो या लर्निंग हो, इन दोनों टॉपिक से सबसे ज्यादा इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। तो लाइक शेयर करते हुए स्टार्ट करेंगे आज की कहानी। पेन हमारे हाथ में है और बिल्कुल क्वालिटी का आप बताएंगे। अब तो शुरू करते हैं। आवाज सब ठीक आ रही होगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है, 49% लोग डी कह रहे हैं और 32% लोग जो हैं वो ए कह रहे हैं। मतलब कंफ्यूजन खूब है आपकी इसमें, है ना। 32% ये और 49% ये आंसर। इसमें कंफ्यूजन हमें होती क्यों है ये समझते हैं पहले तो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? असर्शन, यानी कि एक कथन देंगे और उसका रीजन देंगे, है ना। एक कथन हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे और उसका रीजन देंगे कि ये तो है अभिकथन, इसको पढ़ो और क्या इसका ये रीजन सही है। रीजन सही से पहले हमें ये जानना होगा क्या ये कथन अपने आप में सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ये फ्री सेशंस होंगे और ये फ्री ही नोट्स मिलेंगे। जो लोग सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है, वो कोई पेड नोट्स नहीं है, फ्री नोट्स ही हैं। तो कोई टेंशन वाली इसमें बात होनी नहीं चाहिए, है ना। सारी सेटिंग्स जो हैं वो गड़बड़ा गई हैं यहाँ पे, क्योंकि पूरा सिस्टम चेंज कर दिया इन लोगों ने। खैर अभी क्या ही कर सकते हैं, देखिएगा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं। देखिएगा 50% लोग अब डी पे आ गए। समझते हैं स्टेटमेंट क्या है। डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड एंटायरली टू देयर जेनेटिक मेकअप। यानी जो डिले है, यानी बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए, यानी मान लीजिए किसी का विकास, किसी को 2 साल में चलना फिरना आ जाना चाहिए था, बट बच्चा अभी बोल नहीं पा रहा जबकि बोलना आ जाना चाहिए था, तो देरी हो गई, डिले हो गया विकास में, विकास की प्रक्रिया में। तो शारीरिक विकास की बात स्पेशली हो रही है। मान लीजिए हाइट इतनी बढ़नी चाहिए थी या शरीर के अंग जो है वो डेवलप होने चाहिए थे, उसमें देरी हो गई। इसके लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। देखिए अगर बच्चों को खाना ही नहीं मिला, फिर है ना, अगर न्यूट्रिशन की कमी हो गई, एनवायरनमेंट में स्टिमुलेटिंग चीजें नहीं है, प्रॉपर उसको अगर फीडिंग भी नहीं मिली, तो भी शारीरिक विकास गड़बड़ा जाएगा। तो सिर्फ हेरिडिटी पे बेस नहीं होता, हालांकि हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होता है क्या? फिजिकल डेवलपमेंट, जो हमारे शरीर की बनावट है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, यानी विकास परिणाम है आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का, नेचर और नर्चर दोनों का। नेचर किसको कहते हैं? नेचर हम हेरिडिटी को, जेनेटिक मेकअप को कहते हैं, और एनवायरनमेंट हम वातावरण को कह रहे हैं, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। ये बात हमें पता है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भैया जो फिजिकल डेवलपमेंट में देरी है उसका कारण सिर्फ जीन्स हैं, तो ये तो बात ही अपने आप में गलत हो गई। जब पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम आगे की बात तो तब सोचेंगे, पहले यही गलत है। तो वो कौन से लोग हैं जो ANR को ट्रू बता रहे हैं? ऐसे रट्टे हमें नहीं लगाने पेपर में। अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे, बेशक आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं भी है, क्योंकि अब आपके पास समय उतना नहीं है, लेकिन अगला 1 महीना क्रूशियल रहेगा लेट्स लर्न पे, ठीक। तो उस केस में ये बात गलत है ना, फॉल्स है। हम अपनी समझ का भी तो प्रयोग करेंगे, ठीक। हेरिडेटरी फैक्टर्स आर सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन।
सेकंड में कहा है इसका कारण ये दिया है कि शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। यार दे ओनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते ना, सोलली रिस्पॉन्सिबल कैसे कह देंगे हम इस चीज में? ज्यादा प्रभाव पड़ेगा एक डिफरेंट बात है। सोलली का मतलब हो गया एकमात्र जिम्मेदार कारक जो है वो हेरिडिटी ही है। फिर तो खाना दो ही मत बच्चे को, फिर तो दूध पिलाओ ही मत, ना डॉक्टर के पास ले जाओ, अब तो हेरिडिटी है जो है, एनवायरमेंट तो मैटर नहीं करता इस हिसाब से। तो ये भी बात उतनी ही गलत है जितनी इसका रीजन उतना ही गलत है जितना स्टेटमेंट गलत था। तो दोनों ही बातें गलत हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेनेशन गलत है, दोनों ही गलत हैं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, जी नहीं, बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ही क्या हैं? गलत हैं, दोनों ही यहां पे गलत हैं। तो ए ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सही है। सिर्फ 50% लोग ही इसका सही उत्तर दे पाए। खैर कोई बात नहीं, ये सब चलता रहेगा, लेकिन समझना है पहले। पढ़ के क्वेश्चन को अगर हमने समझ लिया तो हमारी 50% जो टेंशन है वो वहीं खत्म हो गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। ये क्वेश्चन फिक्स्ड है क्योंकि सिलेबस फिक्स्ड है, मतलब इन टॉपिक से क्वेश्चन ना आए ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक, कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? सूक्ष्म कौशल हमारा एक है ग्रॉस मोटर स्किल्स, दूसरी है हमारी फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, तो अगर हम ग्रॉस मोटर की बात करें तो ग्रॉस में क्या आता है? बड़ी मसल, इसको हम स्थूल गतिक कौशल कहते हैं। और बड़ी मसल में क्या आएगा? हमारे हाथ और पैरों की मसल्स, है ना? कौन सी हैं? आर्म्स और लेग्स की मसल की जब भी बात होगी तो आप समझेंगे कि भैया स्थूल गतिक कौशल की बात हो रही है। किसकी? ग्रॉस की बात हो रही है। लेकिन फाइन मोटर स्किल्स, रनिंग क्या है? इसमें ग्रॉस यूज होता है क्योंकि आर्म्स और लेग्स यानी हाथ और पैरों की मांसपेशियों का प्रयोग होगा। वॉकिंग में भी जब आप वॉक कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी उंगलियों का प्रयोग कर रहे हैं भाई, आप अपने हाथ पैरों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी ग्रॉस हो गया। स्क्रिबलिंग यहां पे सही उत्तर है। कितने लोग सही दे रहे हैं? 86% लोग सही आंसर दे रहे हैं, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। इसको घसीट कर लिखना या पहली स्टेज मानी जाती है राइटिंग की, कि बच्चे के हाथ में पेन दे दो, वो कुछ भी कीलम कांटी करता रहेगा दीवार पे, पेपर पे, जो उसे मिलेगा। स्क्रिबल यानी अब वो फाइन मोटर स्किल्स का प्रयोग कर पा रहा है। फाइन मतलब जब आपकी फिंगर्स और आईज का कोऑर्डिनेशन, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई और स्क्रिबलिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब चीजों में आपकी आंखों की और उंगलियों की मसल्स का प्रयोग होता है, हाथों की, उंगलियों की। तो ये क्या है? आईज और फिंगर का कोऑर्डिनेशन यानी फाइन मोटर स्किल्स। फाइन समझते हैं, सूक्ष्म, बिल्कुल छोटा काम जिसमें ज्यादा कोऑर्डिनेशन लगेगा। तो पहले जो विकास होता है हमारा वो ग्रॉस मोटर स्किल्स का होता है, यानी चलना फिरना, हाथ पैर चलाना हम पहले सीखते हैं और बाद में हम पेन पकड़ना सीखते हैं। तो ग्रॉस टू फाइन जाता है, यानी स्थूल से सूक्ष्म गतिक कौशल की ओर विकास की दिशा जाती है। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको दूसरी तरह से पूछेगा तो कहेगा जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट क्रियाएं। जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य क्रियाएं क्या है? बॉल आई आपकी तरफ, आपने अपने पूरे हाथों का प्रयोग किया पकड़ने के लिए। सूक्ष्म क्या है? आपने सिर्फ एक हाथ से ऐसे कैच कर लिया, या फिर आपने पेन को सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ लिया पूरे हाथ से पकड़ने की बजाय। ठीक, तो ये चलना, जंप करना, इन सब में बड़ी मसल्स का प्रयोग है, लेकिन स्क्रिबलिंग में आपकी छोटी मसल्स। तो फाइन मोटर स्किल्स का एग्जांपल सिर्फ स्क्रिबलिंग है, बाकी तीनों जो है वो ग्रॉस का है। एक क्वेश्चन जरूर आता है, कभी फाइन पूछेगा, कभी ग्रॉस पूछेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। बीच में 1-1 मिनट का ब्रेक क्या लेंगे, हम बातें ही करेंगे रुक करके। जब एक सेक्शन खत्म करेंगे, इसके बाद मैथ्स आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आएगा और फिर हम समझते जाएंगे चीजों को। ठीक है, कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या यहां तक की बात समझने में हो रही हो तो बताइएगा। देखिएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ये पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, और अंत में देखिएगा कि पेडागोजी अगर आप ठीक कर ले रहे हैं, पेडागोजी है कुछ नहीं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है ना, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, चाहे वो किसी भी विषय की पेडागोजी हो। कुछ क्वेश्चंस को अगर हम छोड़ दें, 2-4 क्वेश्चन होते हैं 15 में से जो टेक्निकलिटी बेस्ड होते हैं, अदरवाइज ज्यादातर क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं, कि अगर आप बच्चों को समझ पा रहे हैं तो आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल। अभी हम मोमेंटम क्रिएट करेंगे। अभी हमें 10-12 मिनट हुए हैं सेशन को चले हुए। लिंक भेज दीजिए टेलीग्राम का, तो डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है अभी सारे लिंक्स जो भी जरूरी हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार। Which of these children would be in the middle childhood stage? मिडल चाइल्डहुड स्टेज, जनरली मिडल चाइल्डहुड नहीं पूछता, बट कभी कभार पूछ भी लेता है। यानी मध्य बाल्यावस्था में जो बच्चा होगा उसकी क्या विशेषता होगी। जनरली हम अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड समझते हैं, अब समझते हैं मिडल चाइल्डहुड। मिडल मतलब इन दोनों के बीच में कहीं होगा। ठीक, समझेंगे। अ चाइल्ड हु इज बिगिनिंग टू इमिटेट सोशल रोल्स व्हाइल एंगेजिंग इन मेक बिलीव प्ले। ये मेक बिलीव प्ले होता है, बच्चा डॉक्टर खेल रहा है ना, तो ये प्री ऑपरेशनल या अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष का समय है, तो ये अर्ली चाइल्डहुड है, तो मिडल तो नहीं होगा। अ चाइल्ड हु हैज डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड कैन रीजन, यानी थोड़ी थोड़ी रीजनिंग आनी शुरू हो गई है, तो मिडल की ही बात होगी कहीं।
जब हमें पता है लेटर चाइल्डहुड में रीजनिंग आती है, तर्क जो है वो 7 से 11 वर्ष की उम्र में आता है, या हम कहें उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 के वर्ष में आता है, तो इसके बीच में कहीं आएगा। ठीक है दीप्ति शर्मा, चलिए समझते हैं। सी ऑप्शन है, चाइल्ड हु कैन हाइपोथेसाइज पॉसिबल कॉजेज एंड अकॉर्डिंगली डिजाइन कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स। देखो हाइपोथेसाइज का मतलब है परिकल्पना करेगा, तो ये एडोलेसेंस में आ जाएगा, है ना, ये किशोरावस्था का लक्षण हो जाएगा कि अब वो 11 साल के बाद 12 साल के बाद कल्पना कर पाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल पियाजे के अकॉर्डिंग, है ना। डेवलपमेंट किसी भी थियरी को आप जोड़ेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि वो उससे जुड़ नहीं सकती। डी ऑप्शन है, चाइल्ड हु इज जस्ट बिगिनिंग टू शो फाइन मोटर स्किल्स सच एज ग्रास्पिंग अ पेंसिल एंड अदर सच ऑब्जेक्ट्स। तो ये फाइन मोटर स्किल्स में शुरू हो जाता है कि बच्चा, सॉरी अर्ली चाइल्डहुड में शुरू हो जाता है जब बच्चा पेन पकड़ना सीखता है पहली बार, तो ऐसा थोड़ी कि फाइन मोटर स्किल्स को शुरुआत जो है वो मिडिल चाइल्डहुड में होगी। तो एक ही ऑप्शन सही है, अ चाइल्ड हु हैज डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड कैन रीजन। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, यानी जब आप उसको जोड़ना घटाना भी समझा रहे हैं या बेसिक नियम, वो किशोर क्या कर सकता है, अप्लाई कर पाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, कैसे समझेंगे देखिएगा। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, अर्ली चाइल्डहुड की, किसकी बात कर रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड की। पहले तो चाइल्डहुड की ही बात कर लेते हैं, है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है लोगों को। चाइल्डहुड की पेशेंस के साथ पढ़ेंगे एकदम। चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है जनरली, तीसरा ही जबरदस्ती कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड है वो 2 से 12 वर्ष है, यानी 2 साल से लेकर के 12 वर्ष तक का बच्चा एक बालक कहलाएगा, यानी बाल्यावस्था का बच्चा है वो। ठीक, इसको और अगर हम ब्रेक करके समझते हैं तो इसको तोड़ दिया गया अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में, बेहतर समझने के लिए अलग अलग थियरिस्ट के द्वारा। ठीक, अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था, क्या कहेंगे, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक, लेटर चाइल्डहुड की जब हम बात कर रहे हैं तो लेटर चाइल्डहुड क्या है भाई, लेटर चाइल्डहुड है उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष का काल। जनरली इन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, इन दोनों के बीच का कहीं हमें निकालना पड़ेगा जिसको हम मिडल यानी मध्य बाल्यावस्था कह रहे हैं, मिडल चाइल्डहुड कह रहे हैं। अगर आप सीडीसी के अकॉर्डिंग जो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड चीज है समझेंगे तो इसको हम 6 से 8 वर्ष का समय कह देते हैं, यानी इन दोनों के बीच में कहीं निकाल दिया हमने। सॉरी, कहीं पे आपको 8 से 11 भी मिल जाएगा, एनआईओएस कहेगा जी 6 से 11 है। ठीक, तो जनरली आपको इन दोनों के बीच की बात करनी है। मिडिल चाइल्डहुड जब भी बात हो रही होगी कहीं ना कहीं लेटर चाइल्डहुड के लक्षण ज्यादा हावी होंगे अर्ली से। ठीक, तो मिडिल चाइल्डहुड जब 6 से 8 हम मान के चल रहे हैं तो इस उम्र में तर्क तो आ जाता है, लॉजिकल थिंकिंग शुरुआत हो जाती है लॉजिकल थिंकिंग की। ठीक, तो इसीलिए बी ऑप्शन जो है, अ चाइल्ड हु हैज डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल्स, यानी नियमों को थोड़ा समझने लगता है और तर्क कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे और आप जवाब देंगे, पोल में आप आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। बताइएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 4। दुखी नहीं होना है भाई, वैसे ही कल सेशन नहीं हुआ था। हाँ, ये आप सेशन देखिए, सारी चीजें हम इसी में डिस्कस करेंगे। नोट्स मिल जाएंगे 1-2 दिन में, परसों तक मिल जाएंगे, है ना। 25,000 लोग हम लोग जुड़ चुके हैं और सिर्फ 11,000 लोगों ने लाइक किया। ये रेशो बराबर भी रखना है, तभी एनर्जी बनी रहेगी, है ना। पिछले 2 दिनों में बहुत ज्यादा मेहनत हो गई है मेरे एंड पे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुए जा रही थी, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम है, कभी पीडीएफ बनवाई तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है। चलिए आते हैं। लॉट्स ऑफ क्यूज अबाउट जेंडर एप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग कम फ्रॉम फिल्म्स एंड एडवर्टीजमेंट्स। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये 2 टॉपिक से जुड़ेगा, है ना। फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त यानी लिंग उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। टॉपिक वही है, यही पढ़ा है हमने, हमेशा से यही पढ़ा है, बस घुमा के दे दिया क्वेश्चन को, फिल इन द ब्लैंक के रूप में दे दे, चाहे थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से पूछ ले। ठीक, बस पूछने का तरीका बदला है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं जेंडर की, तो जेंडर एप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग, यानी महिलाओं को ऐसे बिहेव करना चाहिए और पुरुषों को ऐसे बिहेव करना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, ये जेंडर एप्रोप्रिएट रोल्स हैं, जेंडर एप्रोप्रिएट वेज हैं, जो हम कहां से सीख रहे हैं, समाज से सीख रहे हैं। ठीक, तो वेज कहां से आती हैं, और ये चीजें बहुत हद तक फिल्म्स एंड एडवर्टीजमेंट से। बच्चे ने कोई एड देखा, कोई एडवर्टीजमेंट देखा, कोई फिल्म देखी और वो उसी तरह से बिहेव करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल कबीर सिंह मूवी आई थी एक शाहिद कपूर की, है ना, बहुत उस चीज पे नेगेटिविटी भी आई थिंक फैली थी जितना मुझे याद है। उसका रीजन क्या है कि जो एक किशोरावस्था का बच्चा है या व्यक्ति, लोग वैसे भी जो, या फिर जो ऐसे माइंड के लोग हैं जो इन्फ्लुएंस जल्दी होते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस होता ही है मीडिया का। ठीक,
तो क्या होगा उससे, वो नेगेटिव एस्पेक्ट सीखेंगे कि भैया लड़की को उठा के ले जाओ, थप्पड़ मार दो, कुछ भी कर लो, सब चल रहा है ना, सब एक्सेप्टेबल है। तो यही तरीका होता है, ऐसे ही स्टड लोग बिहेव करते हैं। तो ये क्या हुआ, मेल और फीमेल के रोल अलग अलग दिखा दिए कि वो तो बेचारी शांत रहती है, वो किसी को कुछ नहीं कहती है ना। तो ये क्या है, ये है बेसिकली फिल्म्स एंड एडवर्टीजमेंट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे तरीके हम इन्हीं से सीखते हैं, मूवीज से और एडवर्टीजमेंट से, कि जेंडर अप्रोप्रिएट वेज कौन से हैं बिहेव करने के। दिस हाईलाइट्स द रोल ऑफ, किसका रोल हाईलाइट हो रहा है यहाँ, मीडिया का, स्कूल का। स्कूल थोड़ा ना, जब बात हम फिल्म और एडवर्टीजमेंट की कर रहे हैं तो ये दोनों मीडिया का हिस्सा है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो आपका फिल्म्स हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो। ठीक है जी, तो मीडिया तो सही है। द रोल ऑफ मीडिया एज अ डैश एजेंसी, क्या प्राइमरी एजेंसी, प्राइमरी एजेंसी तो भैया परिवार होता है सोशलाइजेशन में, प्राथमिक कारक। सेकेंडरी एजेंसी क्या है, ये सेकेंडरी एजेंसी गौड़ कारक है, द्वितीयक कारक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोग सही दे रहे हैं, 78% लोग। ठीक है, मीडिया क्या है, द्वितीयक कारक है। ठीक, संस्था के रूप में मीडिया की भूमिका द्वितीयक है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। जब भी बात फैमिली की आएगी तो फैमिली प्राइमरी है, नहीं तो बाकी सब कुछ फिर उसमें सेकेंडरी में चला जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती आपके पेपर में, आराम से आंसर कीजिए, है ना। कोई कह रहा है पुष्पा झुकेगा नहीं, बेस्ट एग्जांपल। हाँ एग्जैक्टली अभिषेक, कह सकते हैं आप बिल्कुल। तो सब में एक लहर दौड़ जाती है। तेरे नाम मूवी आई, सबने हेयर कट वैसा ही करा लिया, बोलने का स्टाइल, और आशिक बन के घूम रहे हैं लोग अपना जीवन बर्बाद करके। तो ये क्या हुआ कि वेज ऑफ बिहेविंग, कि कैसे मेल्स को और फीमेल को बिहेव करना चाहिए। और ये दूसरी थियरी जिससे रिलेटेड है क्वेश्चन, वो है एल्बर्ट बेंड्यूरा की। बेंड्यूरा कहते हैं, तभी हम अडल्ट रेटिंग लगाते हैं बहुत सारी चीजों में कि ये भैया इस एज अप्रोप्रिएट चीज है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को देखने के लायक नहीं है कोई चीज। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है, बट बाद में तो सब देख ही लेते हैं, आजकल कोई सिस्टम तो बचा नहीं है। तो अगर हम बात करें तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि बेंड्यूरा कहते हैं कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, सोशल लर्निंग थियरी। बच्चा समाज में देख करके सीखता है, ऑब्जर्वेशन करके सीखता है, यानी अवलोकन करके सीखता है। तो जो भी उसके सामने हम प्रेजेंट करेंगे वो उसका अवलोकन करेगा, उसको इमिटेट करेगा, यानी उसकी नकल करेगा, और उस चीज का प्रभाव उस पर पड़ेगा। ठीक, अनुकरण से सीखते हैं हम, ऑब्जर्व करके सीखते हैं जो भी हमारे सामने होता है। इसलिए कई बार आप देखते हैं माँ बाप बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करते, जो कि अच्छी बात है। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये किसकी थियरी है, बेंड्यूरा की, एल्बर्ट बेंड्यूरा के। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, यानी जो भी हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस चीज का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, ऐसा एल्बर्ट बेंड्यूरा कहते हैं। SLT यानी सोशल लर्निंग थियरी इन्होंने कहा है अपनी थियरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों तरह से पूछ सकता था, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था इनका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 5, द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड। याद कीजिए पियाजे को, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनसे कभी क्वेश्चन ना आए। 2 से 7 वर्ष, प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। इसमें बहुत कंफ्यूजन कई बार ये क्रिएट करते हैं, क्योंकि कई बार किसी ऑप्शन को ये सेंसरी मोटर में भी मान लेंगे और कई बार ये प्री ऑपरेशनल में भी मान लेंगे। समझ पा रहे हैं ना हम बात को, ठीक है या नहीं सर, बताइए। हिंदी और मैथ्स पेडागोजी के सेशन ले लीजिए, ऐप पर वीडियो डाल दिया गया है, आपसे एक बार पढ़ना है। बिल्कुल पढ़ाएंगे विश्वकर्मा, अभी जो कमिंग वीक है उसमें आपके टॉपिक से स्टार्ट हो जाएंगे। ये आज जो है ये क्या कहेंगे, शुरुआत है, वार्म अप है, कि आप पहले 4 घंटे बैठ के देख लीजिए आपका स्तर क्या है, और जब आप सेशन लेंगे अगले कुछ दिनों में, तो यही पेपर जब आप सॉल्व करेंगे या कोई भी पेपर आप सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि अंतर क्या है। ठीक, और अपना प्रॉपर कॉमन सेंस लगाना, ये नहीं सोचना ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, वो भूल जाइए, अब बहुत समय जा चुका है कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। पहला ऑप्शन है एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्टिंग थिंग, यानी अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन तो भैया फॉर्मल ऑपरेशनल में आता है, यानी 11 साल के बाद, और ये 2 से 7 वर्ष का समय है। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF से याद रखते हैं, सम पीपल कांट फोकस से। S फॉर सेंसरी मोटर, जन्म से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, और फॉर्मल ऑपरेशनल यानी 11 एंड अबव। ठीक, तो अमूर्त चिंतन तो यहां आता है। ठीक, एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये सेंसरी मोटर में ही आ जाती है, आनी शुरू हो जाती है, कि बच्चे ने बॉटल को देखा, वो उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो उसके लिए वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। ठीक, एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, ये भी यहां पूरी तरह से नहीं आ पाता। जो दूसरों के पर्सपेक्टिव को लेना है वो कहीं ना कहीं इस अवस्था के अंत में आता है, या फिर जनरली कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है। तो इनके पास आंसर ऑप्शन था कि दोनों को सही मान सकते थे, बट सीटेट है, CBSE है, बोर्ड है, अपने हिसाब से मानता है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, ये भी फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है। ठीक, इसको भी हम
कि दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ जाएगा। अभी तो ईगो सेंट्रिक है, इसको भी हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में मानते हैं कि 7 से 11 में आएगा जनरली, ठीक। लेकिन कई बार इस स्टेज के अंत में भी देखा जाता है कि आ जाता है, ठीक। यहां पे आंसर बी सही है, जो कि आप लोग दे रहे हैं 46% लोग। एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, यानी उसको दिख रहा है अब कि मान लीजिए वो कुछ खेल खेल रहा है तो वो उसको परफॉर्म करना है उस तरह से, या फिर जो कोई भी इस तरह का गोल, कोई भी छोटा मोटा टास्क वो उसको गोल की तरह ट्रीट करने लग जाएगा। हालांकि ये जो क्षमता है ये जन्म से 2 वर्ष में ही आ जाती है, क्योंकि बच्चे के लिए बॉटल अगर टेबल पे रखी हुई है तो उसकी तरफ बढ़ना भी एक गोल है। लेकिन ऐसा तो नहीं है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जब वहां आ गया तो यहाँ खत्म हो जाएगा, अब तो बचेगा नहीं यहाँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ ये बेहतर हो जाएगा, ठीक, बेहतर हो जाएगा कि 26 जनवरी है या कुछ भी, कोई भी छोटा मोटा फंक्शन है, प्ले वे में होता है इस टाइम पे, तो वो उसके लिए प्रिपेयर करेगा, ठीक। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अदर्स पर्सपेक्टिव पूरी तरह से सही नहीं होगा, हालांकि ये दोनों को सही मान सकते थे, क्योंकि दोनों में से कोई भी इतना सही या इतना गलत नहीं था कि हम गलत कह दें। तो ऐसी चीजें होती हैं। अगर यहाँ पे सेंसरी मोटर भी लिखा होता तब भी ऑप्शन यही सही होता। आगे बढ़ेंगे, और ऐसी चीजें आई हुई है, अपने मन से बना करके नहीं बता रही हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऐसा इन्होंने किया है कि ऑप्शन चेंज कर देते हैं, उसके हिसाब से आंसर भी चेंज कर देते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू प्याजे के ही अनुसार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू बी डैश एंड डैश, यानी एक शिक्षक को कैसा और कैसा होना चाहिए एज पर प्याजे। मोबाइल और फ्लेक्सिबल, यानी गतिशील और लचीला होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड और रिजिड होना चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड लिख दिया है इन्होंने बट स्ट्रक्चर्ड होगा ये। एम्पैथेटिक और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी सहानुभूतिपूर्ण और पारदर्शी हो। मैकेनिकल और बिहेवियरिस्टिक हो। देखो मैकेनिकल तो फिर वो रोबोट बन गया, स्ट्रक्चर्ड भी बहुत ज्यादा रोबोट जैसा ही हो जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो हट जाते हैं। अब आपके पास ए ऑप्शन है और सी ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई एक सही होगा, आप चूज कर लीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। लेकिन बोर्ड मानेगा कि नहीं वो आप जब आंसर दे देंगे तभी मैं बता पाऊंगी, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, 68% लोग जो हैं वो ए उत्तर दे रहे हैं। चलिए समझते हैं क्यों दे रहे हैं ए उत्तर। मोबाइल और फ्लेक्सिबल होना चाहिए टीचर को, सी क्यों नहीं होना चाहिए, हैं बताइए एक बार, सी क्यों नहीं होना चाहिए। 27% लोग सी की तरफ भी जा रहे हैं। देखो उस उत्तर की तरफ जाओ जो ज्यादा बेहतर हो, है ना। हो सकता है चारों ऑप्शन पेडागोजी में सही हो, लेकिन जो ज्यादा बेहतर हो, जो बच्चे की भलाई ज्यादा चाहता हो और जिसके अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो प्याजे के अकॉर्डिंग पूछा है, तो प्याजे के अकॉर्डिंग क्या होना है, क्लास में बच्चों को एक्टिव होना है एट द एंड ऑफ द डे, चाहे कुछ हो जाए, उसकी क्यूरियोसिटी, उसका एक्सपेरिमेंट, वो सब चीजें बनी रहनी चाहिए। एम्पैथी और ट्रांसपेरेंसी की बात ये तो अंडरस्टूड ही है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या होगा ये तो कोई भी कहेगा, प्याजे क्या कहेंगे, कोई भी कहेगा। लेकिन जब प्याजे बात करें तो वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी रचनावाद, बच्चा रचना करे, है ना। लिटिल साइंटिस्ट हैं बच्चे, नन्हे वैज्ञानिक हैं। तो टीचर का मोबाइल होना, मोबाइल मतलब डायनामिक होना जरूरी है, गतिशील होना जरूरी है, कि वो एंथुजियास्टिक हो, फुल ऑफ एनर्जी हो, टाइम के साथ चेंज हो सके, कॉन्फिडेंट हो, बहुत सारी चीजें उसमें होनी चाहिए जो परिवर्तन ला सके और बच्चे में भी वो एनर्जी आगे ट्रांसमिट कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है कि सिचुएशन, टाइम, बच्चे जो भी चीजें आसपास हैं उनके अनुसार एनवायरमेंट में वो एडजस्ट हो सके या अडेप्ट कर सके, लचीला हो। ऐसा नहीं है किसी बच्चे को मान लीजिए अगर किसी एक चीज में इंटरेस्ट नहीं है, नहीं तुम्हें तो यही करना है, वो नहीं होना चाहिए। तो टीचर का फ्लेक्सिबल और मोबाइल होना यहाँ आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। लेव वाइगोस्की के बारे में एक विचार है, पढ़िएगा। वाइगोस्की क्या कहते हैं, वाइगोस्की और प्याजे इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको हिंदी पेडागोजी में, इंग्लिश पेडागोजी में, कई बार मैथ्स पेडागोजी में भी प्याजे से क्वेश्चन आ जाता है। तो सिर्फ सीडीपी में ही नहीं, सीडीपी में तो आते ही हैं 3-4 नंबर, 5 नंबर तक भी चला जाता है कई बार, दोनों को मिला करके, ठीक है ना। बताइएगा एक बार। अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आपकी बात करते हैं, जो कि 29,000 लोग हैं अभी। देखिए जिनमें से सिर्फ 15,000 लोग इतने बढ़िया हैं कि वो अपने आप लाइक करते हैं। लाइक वाइक तो खैर अब आप छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए वाइगोस्की के विचार में। कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। भाई वाइगोस्की वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं एससीएल बहुत महत्वपूर्ण है, बीपीएल नहीं, बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं, एससीएल, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, यानी तीनों चीजें इंपॉर्टेंट टूल का काम करती हैं, एक यंत्र का काम करती हैं। एक टूल जैसे आप एक स्क्रू ड्राइवर है या आपका एक पेचकस है, उससे किसी चीज को खोलते हैं तो वो टूल है ना। उसी तरह से लैंग्वेज टूल है, किस चीज के लिए, आपके संज्ञान, आपकी बुद्धि के विकास के लिए। मैं और आप अभी यहाँ बात कर पा रहे हैं जिससे आपकी समझ बेहतर हो रही है, टॉपिक्स को आप समझ पाते हैं, चाहे वो किताब पढ़ के समझें, कोई वीडियो देख के समझें, क्लास अटेंड करें, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, किसी दोस्त से करें। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम, भाषा का। तो भाषा हमारी समझ को विकसित करने में क्या है, अगर लैंग्वेज नहीं होती तो मैं और आप शायद यहाँ बात नहीं कर पा रहे होते, इतने अच्छे से समझ नहीं पा रहे होते, ठीक। तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाषा संज्ञान से स्वतंत्र है। ये बात बिल्कुल गलत है। भाषा तो क्या है, एक
यंत्र है, एक टूल है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र का मतलब हो गया भाषा का कोई प्रभाव आपके समझ पे नहीं पड़ता, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी आपके मानसिक विकास पर नहीं पड़ता, आपकी बौद्धिक क्षमताओं के विकास पर नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। बी ऑप्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी संज्ञान से भाषा का विकास होगा। मे बी लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। यह बात हमें इससे कहीं बेहतर नजर आ रही है कि जब वो ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज हेल्प करती है हमारे संज्ञान, हमारी समझ को बेहतर करने में, ऐसा नहीं हमारा संज्ञान मदद कर रहा है, दोनों इंटर रिलेटेड हो सकते हैं, बट क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, वाइगॉस्की की, तो वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज क्या है, एक टूल है हमारे संज्ञान को बेहतर बनाने में। लैंग्वेज के माध्यम से हम चीजों को समझते हैं, जानते हैं, हमारी बुद्धि अच्छी विकसित होती है। तो लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी भाषा संज्ञानात्मक विकास को क्या बनाती है, सुगम बनाती है, यानी लैंग्वेज हेल्प्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये हम कह सकते हैं 3 प्रकार की भाषा के बारे में वाइगॉस्की ने बात की है। एक है सोशल स्पीच, जो जन्म से 2 वर्ष में बच्चा अपने आसपास बोलना सीख जाता है। फिर आती है प्राइवेट स्पीच 3 से 6 वर्ष, यानी वो खुद से ही जोर जोर से बोल करके बातें कर रहा है, ये हेल्पफुल है। इसी को पियाजे ने क्या कहा है, ईगोसेंट्रिक। और फिर आता है आपका तीसरा प्रकार साइलेंट इनर स्पीच, आपका 6 साल के बाद, यानी आप मन मन में कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को भी गालियां, किसी को भी अच्छी बातें, है ना, क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन किसी को सुनेगा नहीं, तो उसको साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं। डी ऑप्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है कि संज्ञान का कोई संबंध नहीं है भाषा से। ठीक है, क्लियर है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि लैंग्वेज जो है वो फैसिलिटेट करती है संज्ञान को। और संज्ञान में क्या क्या चीजें आती हैं, हमारा सोचना, समझना, तर्क करना, कल्पना करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्लूड्स क्या, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितनी भी चीजें दिमाग से होती हैं वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। और पियाजे और वाइगॉस्की दोनों ने इसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है, यानी हमारे संज्ञान का विकास कैसे होगा, बच्चे की समझ कैसे विकसित होगी, इसी की बात पियाजे और वाइगॉस्की ने की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके अगर 1-2 दोस्त ऐसे हों जिनको लग रहा हो अभी पेपर क्लियर नहीं हो सकता, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको बताइए कि बहुत सारी उम्मीद है अभी तो, है ना। लोग 1-1 हफ्ते लास्ट में पढ़ के कर देते हैं, आप कैसे परेशान हो रहे हैं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कौन से वो कारक हैं, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर बनाते हैं, सुगम बनाते हैं वाइगॉस्की के अनुसार। याद रखिएगा, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, आपके ज्यादातर क्वेश्चंस वाइगॉस्की के इन्हीं 3 बातों से सॉल्व हो जाएंगे। बीपीएल से याद रखना है एससीएल, बीपीएल बोले तो बिलो पॉवर्टी लाइन, एससीएल बोले तो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि कल्चरल टूल्स, सही बात है, सोशल इंटरेक्शन, सही बात है, इक्विलिब्रेशन, ये तो पियाजे कहते हैं, वाइगॉस्की ने ऐसा कुछ नहीं कहा अपनी थ्योरी में। रिवॉर्ड की बात पियाजे भी नहीं करते और वाइगॉस्की भी नहीं कर रहे हैं, तो ये तो हट ही गया। तो ये दोनों ऑप्शन चले गए। ठीक, सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क, भाई जो भी हम अपने समाज में, मान लीजिए आप देसी नुस्खे, कई बार आपको कोल्ड होता है तो मम्मी, दादी या कोई आपको उस तरह का आपको सलाह क्या मिलेगी कि ये खा लो, है ना। किसी को पेट में दर्द है तो अजवाइन और नमक खा लो, ये खा लो, फलाना कर लो। ये कहां से आ रहा है, ये समाज और संस्कृति से आ रहा है। ये वो ज्ञान है जो समाज और संस्कृति से डिलीवर हुआ है हमारे अंदर। कोई अलग से इस चीज के लिए बाहर से कोई टीचर नहीं आया है या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो अचानक से आपके अंदर आ गया हो। तो क्योंकि वाइगॉस्की ये कहते हैं कि समाज और संस्कृति और भाषा तीसरी चीज है ही, भाषा के माध्यम से तो हम समाज और संस्कृति को आगे ट्रांसफर कर पा रहे हैं ना, तो इन तीनों से विकास होता है बच्चे का। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, 1 और 2। कितने लोग सही कह रहे हैं, 78% लोग सी ऑप्शन, क्योंकि 3rd और 4th सही नहीं हो सकते, ये दोनों गलत हैं। 2nd और 3rd, जहां पे भी 3rd या 4th में से कोई आ गया वो ऑप्शन तो खराब ही है। ठीक, तो 1st और 2nd, जल्दीबाजी में आंसर ऐसे मार्क नहीं कर देना ये सही लगा और बस टिक करके निकल गए। पढ़ना है पूरा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत अब ये लोग देने लग गए हैं जहां पे आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, या स्टेटमेंट और रीजनिंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे, या ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो जल्दी में सॉल्व नहीं करना, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप टाइम नहीं लगाएंगे इस चीज में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये क्या कहता है, चाइल्ड सेंटर्ड। 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से, और इससे आसान टॉपिक दुनिया में नहीं है कहीं, बिलीव मी, दुनिया में नहीं है। बस इतना याद रखना है, बच्चा क्या है, क्यूरियस है, क्रिएटिव है, सीखने की क्षमता रखता है। 3 बातें याद रखनी है। ठीक, अभी मैं बता दूंगी। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, यानी जहां बच्चा सेंटर में है। एक बाल केंद्रित कक्ष में लर्निंग कैसे होती है, बच्चे को सेंटर में रख के होती है और कैसे होती है, यानी बच्चे के इंटरेस्ट, उसकी रुचि, उसका पेस, वो किस गति से सीखता है, उसका एप्टीट्यूड, वो किस क्षेत्र में अच्छा है, उसका एटीट्यूड क्या, उसके बिलीव्स हैं, किस बैकग्राउंड से वो आता है, यानी बच्चे को सेंटर में रख करके हम सिखाते हैं, इसीलिए चाइल्ड सेंटर्ड कह रहे हैं। पहले टीचर सेंटर्ड होता था, और चाइल्ड सेंटर्ड में टीचर और बच्चा दोनों एक्टिव हैं। एक बात याद रखेंगे, टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव हैं चाइल्ड सेंटर्ड में।
ठीक, हैपन्स बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये बिहेवियरिस्टिक बातें हैं, उद्दीपक और प्रतिक्रिया को जोड़ दीजिए। यानी जैसे कुत्ते को खाना मिलता था पैवलव के केस में, और वो जो खुशबू है उस खाने की वो स्टिमुलस है, और लार का आना मुंह से वो क्या है, रिस्पॉन्स है। हालांकि पैवलव पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है सीटेट के लेवल पे, इतनी लर्निंग थियोरीज में मत डूब जाना, कोई फायदा नहीं होगा। देखिए बी ऑप्शन इज डिपेंडेंट ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। कोई भी अच्छी एजुकेशन आज की डेट में रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात नहीं करेगी कि पुरस्कार और दंड, ये क्या है, ये बहुत ही खराब तरीका है किसी को कुछ सिखाने का, है ना। ये ऐसा है जैसे हम एनिमल्स को ट्रेन करा रहे हो। सी ऑप्शन है इज को कंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट्स, यानी शिक्षक और छात्र दोनों द्वारा सह निर्मित होती है लर्निंग। कहां पर, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में को कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी टीचर और बच्चे दोनों सक्रिय हैं। वो ऑप्शन बेस्ट है पेडागोजी में, अगेन जहां बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चे की भलाई, जहां उसको सीखने को मिल रहा हो, यानी बच्चे का सक्रिय होना जरूरी है। 77% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। डी ऑप्शन है इज डिपेंडेंट सोनली ऑन द टीचर एंड स्टूडेंट्स, रोल इज पैसिव। देखिए बच्चे को पैसिव आप नहीं रख सकते, निष्क्रिय नहीं रख सकते, आप बच्चे को एक्टिव रखते हैं। शिक्षक और छात्र द्वारा सह निर्मित होता है ज्ञान, कहां पर, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। अब जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये 4-5 नंबर आराम से, मिनिमम सीडीपी 30 नंबर में से 4-5 नंबर हैं, पूरे पेपर में देखेंगे तो 10-15 नंबर तक चला जाएगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो सबसे आसान टॉपिक है। चाइल्ड सेंटर्ड की जब हम बात कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या कहती है, बाल केंद्रित शिक्षा। इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रगतिशील शिक्षा, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। जॉन डीवी नाम के एक व्यक्ति हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम किया इस पे, चाहे वो मारिया मॉन्टेसरी हो, चाहे वो हमारे फ्रॉबेल हो, प्लेवे मेथड की जिन्होंने बात की। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन 3 बातों को बिल्कुल गांठ बांधने को कहती है। वो 3 बातें कौन सी हैं, कि बच्चा क्या है, क्यूरियस है, यानी हर एक बच्चा जिज्ञासु है बाय नेचर। आपने उसकी जिज्ञासा को मारा है, क्योंकि आपने कहा जब वो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो आप कहते हैं अरे इतने सवाल मत पूछो, है ना। हर एक बच्चा जिज्ञासा रखता है, जिज्ञासु है, इसीलिए वो इतने क्वेश्चंस पूछता है। कोई भी चीज उसके सामने आ जाए उसको तोड़ फोड़ के जानने की कोशिश करता है। तो हर एक बच्चा क्यूरियस है। क्रिएटिव, यानी कुछ नया करने की क्षमता के साथ जन्म लेता है। इनेट एबिलिटी है उसमें रचनात्मक होने की, कुछ नया, कुछ ओरिजिनल, कुछ नोवेल करने की, कुछ डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला करने की, यानी अपसारी सोच रखता है। बस आप उसको मौका नहीं दे रहे हैं, है ना। किसी ने, बच्चे ने ड्रॉ कर दिया वॉल पे, आप कह रहे हैं अरे ये क्यों खराब कर दी, ठीक। और क्या है, क्यूरियस क्रिएटिव, इसका मतलब ये नहीं है घर की सारी दीवारें आप खराब करा लें, वो भी करा सकते हैं अगर कोई समस्या ना हो, नहीं तो उसके लिए एक ड्राइंग बुक या कुछ भी ला करके दे सकते हैं। फिर भी उसका मन करे तो वो दीवारों पे ही करेगा, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है। क्यूरियस क्रिएटिव, और क्या है, इनेट एबिलिटी टू लर्न, यानी सीखने की आंतरिक क्षमता के साथ बच्चा जन्म लेता है। एबिलिटी टू लर्न, ये हमें मान के चलना है ऐसा। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चे में कमी आप नहीं निकालते हैं कि बच्चा सीखना नहीं चाहता, आपके सिस्टम में कमी है, आप उतने अच्छे मेथड से सिखा नहीं पा रहे कि वो सीखना चाहे। तो जिज्ञासु, यानी बच्चा, हर एक बच्चा क्रिएटिव, जिज्ञासु है, जिज्ञासा रखता है, क्यूरियोसिटी उसके अंदर होती है, क्रिएटिविटी की क्षमता के साथ जन्म लेता है, यानी कुछ नया करने की क्षमता है, यदि उसको वो माहौल मिले या उसका इंटरेस्ट समझा जाए, ठीक। इनेट एबिलिटी टू लर्न, हर बच्चे में सीखने की क्या है, आंतरिक क्षमता है। अगर इन 3 बातों को ध्यान में रख के आप पेडागोजी का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 99.9% कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, है ना। ये सीधा फंडा है कि बच्चे को केंद्र में रखना है, ठीक। बच्चों को केंद्र में रखना है। CCA रख लीजिए आप इसको। CCA बोले तो क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और एबिलिटी टू लर्न। CCL भी याद रख सकते हैं, लर्निंग की एबिलिटी के साथ बच्चा जन्म लेता है। ये छोटे छोटे फंडे हैं जो हमने लेट्स लर्न पे बनाए हुए हैं, ताकि दिमाग में चीजें आपके टिकी रहें। और ये पेपर तक मैं इतनी बार रिवाइज करा दूंगी कि आप भूलेंगे नहीं, है ना, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। सोना कह रही है मैं अकेली रह गई, लगता है। सोना, अकेले रहो चाहे दुकेले रहो, अभी पेपर पे फोकस कर लो, नहीं तो वैसे जरूर अकेले रह जाओगे, ठीक है ना। हलवा क्वेश्चन है ना, उड़ा देंगे बिल्कुल। जो भी तेरा आशिक, नाम तो देखो इनके, खतरनाक लोग हैं। देखो ज्यादातर पेपर में आसान क्वेश्चन गलत करना प्रॉब्लम है, मुश्किल क्वेश्चन तो सभी के गलत होते हैं, है ना, या सभी के नहीं भी होते हैं तो भी वो चल जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते। मेजॉरिटी, कुछ ही % क्वेश्चंस होते हैं जो डिफिकल्टी लेवल जिनका हाई होता है पेपर में, ठीक। क्यूरियस, क्रिएटिव और इनेट एबिलिटी रखने वाली क्षमता जो है बच्चे के अंदर है। एक और चीज हम समझेंगे, हमें ट्रेडिशनल मेथड से, यानी टीचर सेंटर्ड क्लासरूम से, किससे, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम से किसकी तरफ लेके जाना है, चाइल्ड सेंटर्ड, यानी जहां बच्चा सेंटर में हो, बच्चे को एक्टिविटी हम कराएं, बच्चा एक्टिव हो, ठीक। तो ये डिफरेंस है। टीचर सेंटर्ड में क्या माना जाता था, टीचर ज्ञान का भंडार है और वो बच्चा एक खाली बर्तन है, इस बर्तन में वो ज्ञान
भर देगा। ये तरीका आज काम नहीं आता है ना। हम मानते हैं कि बच्चा क्या है, एक्टिव है, टीचर और बच्चा दोनों मिलकर के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें, दोनों को कंस्ट्रक्ट करें, यानी एक साथ सीखें। टीचर ही सिखाता नहीं है, वो सीखता भी है सिखाते समय। ठीक, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये सारे फंडे आज जब आप मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस भी करेंगे, ईवीएस भी करेंगे, तब भी काम आएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कोहलबर्ग का क्वेश्चन है। कोहलबर्ग से एक क्वेश्चन मिनिमम आता ही है। कोहलबर्ग की थियरी इजी थियरी है, ऐसा नहीं है मुश्किल है, बट कई बार कंफ्यूजन होती है, मैं अभी शेयर करूंगी। अंजलि राजावत, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, हम लोग जुड़ करके कितने लोग हो गए? 30,000 लोग। इसी बात पे मैं पानी पीना पसंद करूंगी। देखिएगा, बेसिकली आपकी क्लास जो है अभी स्टार्ट हुई है पिछले 1 घंटे पहले, बट मेरे लिए 4 बजे से आज भी ये वीडियो का कुछ प्रॉब्लम था, तो कैमरा की सेटिंग और सेटअप चल रहा था, और कल रात 12 बजे तक चला है, तो थोड़ा हेक्टिक हो गया। और मैं पूरे टाइम यहाँ खड़ी ही हूँ कि ठीक से हो जाए सेट। देखिए एक बार, अगर हम बात करें किसकी, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियोरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। लॉरेंस कोहलबर्ग ने थियोरी दी है नैतिक विकास के सिद्धांत की। डू चिल्ड्रन इग्नोर द इंटेंशन ऑफ अदर्स, यानी दूसरों की क्या इंटेंशन है। मान लीजिए किसी से कोई चीज टूट गई, तो वो गलती से टूटी है या उसने जान के तोड़ी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे को। कुल मिला के फर्क ये पड़ता है, अपने भाई बहन से कुछ खराब हो गया, अब देखना मैं मम्मी को कहूंगा तुमने ये खराब कर दिया, है ना। वो ये मानते ही नहीं है कि हुआ है, इंटेंशन नहीं थी, गलती से हो गया, कुछ नहीं। वो कहेगा अब देखना डांट पड़ेगी मम्मी से, और मैं बताऊंगा या बताऊंगी कि तुमने ये खराब किया है। ठीक, तो वो इंटेंशन नहीं देखता, एंड इंस्टेड फोकस ऑन द फियर ऑफ अथॉरिटी। किस पे फोकस है? डर पे। किससे? अथॉरिटी से। माँ बाप हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। इन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादे की उपेक्षा करते हैं, यानी इंटेंशन नहीं देखते, और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी चाहे इंटेंशन कोई भी हो, अगर कुछ गलत हुआ है पनिशमेंट मिलेगी, बात खत्म। इसलिए आज्ञा का पालन करना चाहिए। कौन सी स्टेज है? फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट लेवल है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन है। ए ऑप्शन 49%। ही इतना आसान क्वेश्चन है, उसका भी जवाब सिर्फ 50% लोग दे पा रहे हैं पोल में। है पोल इसलिए दिया जाता है कि आप बता सके, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं लगेगा, ये थियरी आपको समझ में नहीं आ रही है ना। चलिए खैर, श्वेता देखिएगा, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, यानी उसका ध्यान सिर्फ पनिशमेंट पर है कि अगर कोई काम हुआ है गलत या कुछ भी हुआ है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक, ओबीडियंस क्या है? आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि पनिशमेंट से बचना है। उसकी अपनी कोई मॉरलिटी नहीं है, इंटेंशन कुछ नहीं है। ये क्या है? प्री कन्वेंशनल लेवल है। प्री कन्वेंशनल लेवल है, पूर्व पारंपरिक स्तर है। लॉ एंड ऑर्डर फोर्थ स्टेज हो जाएगी। ये यहाँ पे इसलिए हम नियमों का पालन कर रहे हैं ताकि समाज में एक लॉ बना रहे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, समाज की भलाई के लिए अगर नियमों को बदलने की जरूरत पड़े तो आप बदल दीजिए। गुड बॉय गुड गर्ल है कि उसको दूसरों से तारीफ सुननी है, ये थर्ड स्टेज होती है। गुड बॉय गुड गर्ल ये पहली स्टेज है, स्टेज 1 है, जो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन समझने से पहले एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे बता देती हूँ। कोहलबर्ग की जब हम बात कर रहे हैं, कोहलबर्ग की जब हम बात कर रहे हैं तो 3 स्तर की उन्होंने बात की है। ठीक, उन्होंने कहा है एक है प्री कन्वेंशनल, यानी पूर्व पारंपरिक, परंपराओं से पहले, जब उसको सिर्फ पनिशमेंट या फिर टिट फॉर टैट, उसका क्या फायदा होगा इस बात पे ध्यान रखता है। 4 से 10 वर्ष का समय है, ठीक है ना, 4 से 10 वर्ष का समय है। फिर बात करते हैं हम किसकी? कन्वेंशनल स्टेज की, कि जो रूल्स हैं, रूल्स आर रूल्स, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। और गुड बॉय गुड गर्ल, यानी उसको तारीफ मिलेगी इसलिए वो कोई काम करता है। तो ये है लगभग जब आपका ये बच्चा जो है एलिमेंट्री क्लास के आसपास होगा, 10 से 13 वर्ष, 10 से 13 वर्ष। और फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल, यानी अब आप कन्वेंशन से, दुनिया के बनाए नियम कायदे कानून से ऊपर उठ जाएंगे यदि वो सही नहीं है समाज के लिए तो। ठीक, तो यहाँ पे आप यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स चूज करते हैं, यानी 13 साल के बाद, 13 एंड अबव। कई लोगों में ये जीवन भर नहीं आता, और कई लोग 13 से अडल्टहुड तक आते आते इसको अचीव कर लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनमें 2-2 स्टेजेस भी हैं। इनमें क्या है? 2-2 स्टेजेस भी हैं। हर एक लेवल पे 2 स्टेज हैं। तो कितने लेवल दिए हैं? अगर पूछा जाए कोहलबर्ग ने लेवल कितने दिए हैं, आप कहेंगे 3। अगर स्टेजेस पूछी जाए तो आप कहेंगे भैया 6 चरण दिए हैं और 3 स्तर हैं, यानी हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस हैं। तो 3 दूनी 6 होते हैं। सिंपल बात। मैथ्स पेडागोजी पे भी आएंगे भाई, क्यों टेंशन में हो। जैसे पेपर आता है उसी सीक्वेंस में कर रहे हैं हम। तो ये बात तो हो गई क्लियर। आगे बढ़ेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली, यानी आप धारा प्रवाहिता के साथ, बिना अटके,
लैंग्वेज को यूज कर पाते हैं एक प्रवाह में, एक लय ताल में, है ना, गाने गा के नहीं, बट अटकते नहीं है, ठीक है ना, अटकते नहीं है। कोई कह रहा है 30 की लाइव है, 15,000 लोग सही जवाब दे रहे हैं, खुश हो जाओ। हाँ मैं बिल्कुल खुश हूं। बुलेट वाला, ये कहां से नाम लेके आते हो आप लोग हैं? बुलेट वाला, तेरा आशिक, भगवान, इतनी क्रिएटिविटी है। मैडम जी कुछ क्वेश्चन बाउंसर जा रहे हैं, तो आप अभी नए आए हैं गौरव, है ना, ऐसा है ना, क्योंकि ये सिलेबस से क्वेश्चंस हैं, ठीक, कोई बात नहीं। ये जितने भी बाउंसर जा रहे हैं अगले 10 दिन क्लास ले लो, 10 दिन में गारंटी है कि बाउंसर नहीं जाएंगे, समझ में आने लग जाएंगे, है ना, क्योंकि अभी हम टॉपिक्स भी डिस्कस करने वाले हैं अगले 10 दिनों में, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये बाउंसर जाएंगे तभी तो शर्म आएगी कि पढ़ लेते थोड़ा, है ना, कोई बात नहीं। देखिए स्पीड में भी तो चल रहे हैं हम, लेकिन टेस्ट का मजा कैसे आएगा? द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली, यानी भाषा का प्रयोग धारा प्रवाहिता के साथ और फ्लेक्सिबली, यानी आप जरूरत के अनुसार मोल्ड कर पाए कहां क्या बोलना है। टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश इंटेलिजेंस इन हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी थियरी दी है? मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत। इनकी बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, ठीक, फ्रेम्स ऑफ माइंड। 8 प्रकार की बुद्धि एज पर एनसीईआरटी हम अभी मानते हैं। गार्डनर कहते हैं कि बुद्धि कोई एक प्रकार की नहीं होती, बुद्धि आईक्यू टेस्ट से नहीं जांच सकते आप, हर व्यक्ति में अलग अलग तरह की बुद्धि पाई जा सकती है ना, तो ये एक बात है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसमें तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, अगर हम बात करें तो आप लोग सिर्फ 68% लोग, चलो सिर्फ तो नहीं है, पहले तो 50 ही दे रहे थे। ये क्या है? भाषिक बुद्धि है या भाषाई बुद्धि है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने, यानी जो आप सोच पा रहे हैं उसको धारा प्रवाहिता के साथ व्यक्त कर पाए, लचीले ढंग से भाषा का उपयोग कर पाए, है ना, वर्ड्स के साथ खेल पाए। इन शॉर्ट, भाई कुछ लोग होते हैं उनके मन में जो होता है वो उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, जैसे हमारी निशा, ठीक, तो वो उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कुछ लोग मेरे जैसे खतरनाक होते हैं, वो जरूरत से ज्यादा भी एक्सप्रेस कर देते हैं, जो करना होता है वो करते नहीं है एट टाइम्स। तो ये क्या हुआ कि फ्लेक्सिबिलिटी आप में है कि आप भाषा को जैसी जरूरत हो जिस समय पे वैसे यूज कर पाए, फ्लुएंटली यूज कर पाए, अपनी सोच को, जो भी आप सोच रहे हैं उसको एक्सप्रेस कर पाए। ये क्षमता अगर आप में है तो आप लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट हैं। तो मैं अपने आप को लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट मान लेती हूं, इससे पहले कि आप मेरे घर सर्टिफिकेट भिजवाएं, ठीक। तो भाषाई बुद्धि क्या है कि आपको भाषा से खेलना आता है कहीं ना कहीं। प्रकृतिवादी हैं जो लोग, गार्डनिंग का जिनको शौक है, फार्मिंग का जिनको शौक है ना, या जितने भी नेचुरल चीजें हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो आसपास के ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, जैसे आर्किटेक्ट्स हो गए जो घर बना रहे हैं, कोई नक्शा बनाने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाएगी, यानी स्थानिक बुद्धि पाई जाएगी। इंट्रापर्सनल है जो खुद को जानने में अच्छा हो, है ना। फिलोसोफर्स हो सकते हैं, कुछ ऑथर्स हो सकते हैं इसमें, जो खुद को बहुत अच्छे समझते हैं कि मेरा क्या उद्देश्य है, मैं क्यों हूं, है ना, हु एम आई, और दुनिया भर की ये सारी चीजें, कि वो सेल्फ डिस्कवरी पे फोकस कर पाएंगे। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषिक बुद्धि इन लोगों में पाई जाएगी जो भाषा को फ्लेक्सिबली यूज कर पाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और जवाब दीजिएगा, फटाफट से बताइएगा। बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही करा दे रहे हैं प्रिपरेशन, आप हो जाएगी पूरी, बिल्कुल बिल्कुल मायरा, क्यों नहीं होगी यार, अभी तो काम होगा। पंजाब वालों से नाराजगी है क्या? जी इतनी हिमाकत हमारी, हम देश में किसी भी राज्य से कोई नाराजगी नहीं रख सकते। आप सामने से हटिए प्लीज। मनीषा कह रही है, गुस्से में कह रही है, इतने सारे रेड इमोजी लगा के, मैं सच में डर गई मनीषा। लो मैं साइड हो जाती हूँ, अब मैं सामने ही नहीं आऊंगी, मैं पीछे से बढ़ाऊंगी आज। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, अभी तो हम 12 पे ही पढ़े हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। यानी जैसे अभी कोई बात कर रहा है कि पंजाब से दुखी है क्या, कोई और मजाक कर रहा है, यानी तरह तरह के लोग हैं, नमूने हैं एक से एक, ठीक। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, यानी सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते। किसी को किसी बात पे हंसी आएगी, दूसरा व्यक्ति उसी बात पे नाराज हो जाएगा, ठीक। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, यानी हमारा इंटरेस्ट, हमारा एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, शेप, साइज, रंग, सबका, सारी चीजें अलग हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, नहीं तो रोबोट्स हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो कौन सा तरीका अलग अलग बच्चों के साथ डील करने के लिए सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, नॉट लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे, नॉट वाले क्वेश्चंस फंसवाते हैं। ए ऑप्शन है, रिफ्लेक्ट ऑन वंस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार करना। तो ये तो अच्छी बात है कि आप सबको ध्यान में रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, है ना, तो ये बात तो सही है, लेकिन हमें तो नॉट पूछा है। रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट डिफरेंसेस, यानी आप मतभेदों को पहचानें और सम्मान करें उनका, कि भाई बच्चे अलग अलग तरह के हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं आप किसी संस्कृति या किसी समुदाय या किसी भाषा, किसी जाति का मजाक उड़ा रहे हो एज अ टीचर, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन माने जाते हैं। सी ऑप्शन है, यूज डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज, यानी शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, विविध तरीकों का प्रयोग करें,
डाइवर्स टेक्निक, एक नहीं तो दूसरा मल्टीपल तरीके से समझा रहे हैं। किसी को पिक्चर से समझ में आता है उसको पिक्चर दिखा रहे हैं, किसी को एक्टिविटी से समझ आता है उसको एक्टिविटी भी करा रहे हैं, यानी डिफरेंट वेज में डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। डी ऑप्शन है आइडेंटिफाई डेफिसिट्स इन स्टूडेंट्स एंड करेक्ट देम। यही बात गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है ना, नेगेटिव पूछा था, नॉट लिखा हुआ था। जब भी नॉट वाला क्वेश्चन मिलेगा ऐसे 3 इडियट्स की तरह कान आगे करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई डेफिसिट्स इन स्टूडेंट्स एंड करेक्ट देम, यानी छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। ये सुनने में अच्छा लग रहा होगा कई लोगों को जिनका पेडागोजी से कोई खास वास्ता नहीं रहा होगा आज तक, अचानक से पेपर आया और वो जाग गए। ठीक, देखो ये बस सुनने में ही अच्छा है। इसका मतलब क्या है, आप बच्चे में कमियां ढूंढ रहे हैं, ये ऐसा सेंस देता है कि आप बच्चे में कमियां ढूंढ रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, कमियां ढूंढ रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप एक सिस्टम यूज कर रहे हैं, बच्चा नहीं है वो आपके लिए। तो यहां पे आप बच्चों में कमी ढूंढ ढूंढ के ठीक करें, यानी उनमें कमियां निकालते रहें, तो फिर कैसे चलेगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सब अलग अलग तरह के होंगे, ठीक है ना। तो बाकी 3 तो पॉजिटिव है कि आप इस तरह से डील करेंगे, लेकिन बच्चे में कमियां ढूंढ ढूंढ के निकालना, आप कमियां तो भगवान में भी ढूंढ दें लोग। ठीक, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये गलत है इसीलिए सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिएगा किसकी बात हो रही है, गुड़िया की बात हो रही है, आई थिंक, है ना। गुड़िया मतलब डॉल की बात हो रही है। ऑन गेटिंग अ डॉल एज अ गिफ्ट फॉर ऑन गेटिंग अ डॉल एज अ गिफ्ट 4-year-old राहुल सेड। ये क्वेश्चन बहुत जगह पे पूछा गया है, ऑनलाइन में बहुत रिपीट हुआ है, वैसे भी आता है जेंडर पे क्वेश्चन। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया दी गई कि लो बेटा खेल लो, गिफ्ट में दे दी गुड़िया, किसी ने डॉल ले आए। व्हाट विल आई डू विद दिस, बॉयज डू नॉट प्ले विद डॉल्स। राहुल ने कहा देखो बात ऐसी है कि मैं क्या करूंगा इस गुड़िया का, बाइक वाइक लेके आते यार, हैं, मैं एक लड़का हूं और लड़कों का गुड़ियों से खेलने का कोई काम नहीं होता। ठीक, तो लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, ऐसा राहुल के दिमाग में भरा हुआ है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या दर्शाता है बताइए। कई लोग तो होंगे वो कह रहे होंगे सही तो कह रहा है राहुल, है बिल्कुल तो सही कह रहा है, कितना समझदार बच्चा है, उसको पता है लड़के क्या करते हैं और लड़कियां क्या करती हैं, बस, है ना। ऐसा नहीं है, है ना। एज अ टीचर हमें क्या बनना है, जेंडर सेंसिटिव बनना है, जेंडर पैरिटी का इस्तेमाल करना है, चीजों को, इंटरेस्ट को, काम को जेंडर से नहीं जोड़ना है कि ये प्रोफेशन है तो स्पोर्ट्स पर्सन अगर क्रिकेट में जाएंगे तो सिर्फ लड़के ही जाने चाहिए, लड़कियों का काम थोड़ी ना है, बाइक चलाना लड़कियों का काम थोड़ी ना है ना, या ये वाली ड्रेस इनका काम थोड़ा ना, ये वाली ड्रेस ये महिलाएं पहनेंगी ये पुरुष पहनेंगे। तो जब हम काम को, चीजों को, पहनावे को, बातचीत को जेंडर से जोड़ते हैं तो ये गड़बड़ है, एटलीस्ट जब आप टीचिंग में हैं, वैसे भी होना ही चाहिए। तो जेंडर रेलेवेंस है, ये प्रासंगिकता है, कोई रेलेवेंस नहीं है। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कह सकते हैं, बट ये है कुछ और, डिस्क्रिमिनेशन तो इसके अंदर है ही कहीं ना कहीं। जेंडर स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादिता है, बिल्कुल सही है। ये क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर इक्विटी नहीं है, जेंडर इक्विटी तब है क्योंकि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है और समस्याएं हो सकती हैं, तो उस केस में आपने एक डब्बा रिजर्व कर दिया ट्रेन में या मेट्रो में कि ये विमेंस कोच कहलाएगा आज से, ताकि उनको असुविधा ना हो। तो इक्विटी का ध्यान रखा आपने, नीड के अकॉर्डिंग चीजों को समझा। ठीक, या आपने क्या किया, बस में या कहीं पर रिजर्व कर दी सीट्स की फीमेल्स के लिए सीट्स हैं, उसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं, कोई प्रेग्नेंट हो सकती है, कुछ और बात हो सकती है। ठीक, तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है ये, बच्चे के दिमाग में लिंग रूढ़िबद्धता बैठ गई है, उसको ऐसा लगता है कि ये वाले खिलौनों से लड़कियां खेलेंगी और ये वाले खिलौनों से लड़के खेलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो स्टीरियोटाइप में इंक्लूडेड ही होता है। रूढ़िबद्धता जहां भी होगी डिस्क्रिमिनेशन होगा ही होगा, चाहे वो लड़कों के प्रति हो लड़कियों के प्रति हो, है ना। 3 शब्द हैं, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी अगर हम बात करें, आपका नाम राहुल है तो सॉरी, बट सीबीएसई को यही नाम अच्छा लगा, हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो बच्चों को यहाँ समझाने की जरूरत है कि स्टीरियोटाइपिंग ब्रेक हो सकती है, जबरदस्ती नहीं खिलाएंगे। अगर किसी बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा तो नहीं तुम लड़के हो अब तो डॉल से ही खिलाएंगे, वो गड़बड़ है मामला। 3 शब्द हैं, एक तो जेंडर और सेक्स 2 शब्द हैं, पहले तो इनको समझ लेते हैं। जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, 1 नंबर में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी सामाजिक संरचना है। लिंग एक सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। हिंदी में दोनों को लिंग कहेंगे, बट आप इंग्लिश वाली साइड झांक के देख लेना हिंदी वाले के जेंडर लिखा है कि सेक्स लिखा है, क्योंकि अगर जेंडर लिखा होगा तो आंसर अलग हो जाएगा, सेक्स लिखा होगा तो अलग हो जाएगा। सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। क्या है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, यानी जैविक संरचना है, हमारी बायोलॉजी कैसी है, हमारी शारीरिक बनावट कैसी है, वो सेक्स से संबंधित है। जेंडर समाज ने बनाया है कि कौन खाना बनाएगा, कौन काम करने जाएगा एंड ऑल। ठीक, अगर हम बात करते हैं 2-3 चीजों की जेंडर के बाद, तो वो है एक तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, एक बायस है, एक डिस्क्रिमिनेशन है। स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िबद्धता, जेंडर बायस यानी पक्षपात ही कहेंगे इसको भी, और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन को। ठीक, डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी प्रति हो सकता है। देखो स्टीरियोटाइप में ये दोनों ही चीजें शामिल हैं, बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन शामिल है।
स्टीरियोटाइप क्या, जो चीजें पहले से धारणाएं बनी हुई हैं, चली आ रही हैं कि लड़कियां स्पोर्ट्स में नहीं जाती, लड़कियां ये नहीं करती, लड़कियां वो नहीं करती, लड़के रोते नहीं हैं, ये क्या है। या लड़का अगर काम ना करे तो प्रॉब्लम है, लड़की काम ना करे तो शादी आराम से हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, शादी तो हो ही जाएगी। ये स्टीरियोटाइप है। ठीक, क्षमा, क्या हुए, ये स्टीरियोटाइप हुए। स्टीरियोटाइप में बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडेड होता है। ठीक, बायसनेस क्या होता है, किसी भी पक्ष में आप झुके हुए हैं, है ना। मम्मी भाई से ज्यादा प्यार करे, बहन से ज्यादा प्यार करे, किसी भी एक से ज्यादा अगर दिखाए तो वो क्या हो गया, बायसनेस हो गया। ठीक, तो बायसनेस है। डिस्क्रिमिनेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी भेदभाव है कहीं ना कहीं, कि आप दोनों को समानता से नहीं ट्रीट कर पा रहे, यानी इक्विटी का भी ध्यान नहीं रख पा रहे। इक्वालिटी हर जगह काम नहीं आती, बट इक्विटी यानी बच्चे की नीड के अनुसार भी सेंसिटिव नहीं हो पा रहे। तो बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन दोनों स्टीरियोटाइप में रहती हैं। तो स्टीरियोटाइप वो जो चला आ रहा हो, बायसनेस वो जिसमें चला बेशक ना आ रहा हो बट आप अंतर कर रहे हो। अगर कोई लड़कों के साथ लड़कियों के साथ गलत हुआ है और लड़कों के साथ गलत करने लग जाए तो वो बायसनेस हो जाएगा। स्टीरियोटाइप वो है जो चीजें चली आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। कुछ ज्यादा स्लो चल रहे हैं कि हम आज, स्पीड बढ़ा दें, बताओ कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, टू एंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए आकलन पे फोकस करें रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग पर। सीखने का आकलन, ऑफ लर्निंग होता है बाद में, समेटिव असेसमेंट के जैसा, योगात्मक मूल्यांकन के जैसा। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, जब बच्चा सीख रहा है उसी दौरान आकलन, या और बेहतर कैसे सीखेगा इसके लिए आकलन। ठीक है बात। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग को यूज करें हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बजाय, इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए। सीखने के लिए आकलन या सीखने के आकलन की बजाय सीखने के लिए आकलन को ध्यान में रखना है तो क्या करें। 80% लोग बी ऑप्शन आंसर दे रहे हैं, समझते हैं। फोकस सोनली ऑन द कॉग्निटिव कैपेबिलिटी, तो सिर्फ कॉग्निटिव कैपेबिलिटी में पेपर पेंसिल टेस्ट आ जाएगा, और आप सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट यानी सिर्फ बच्चे के दिमाग को जांच रहे हैं, बाकी पक्ष नहीं देख पा रहे, तो ये समेटिव असेसमेंट हो जाएगा कहीं ना कहीं तक। इनकॉर्पोरेट असेसमेंट इनटू द डेली प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, ये बात सही है कि आकलन जो डेली प्रोसेस, कभी बच्चा ड्राइंग भी कर रहा है तब भी उसको ऑब्जर्व कर लिया कि और कैसे बेहतर हो सकती है लर्निंग। ठीक, क्लियर है बात। आगे बढ़ेंगे, जब आप फाइनल पेपर देने जाएंगे तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा आपके लिए। आज जब हम टेस्ट बेशक कर रहे हैं अपने आप को पोल में, लेकिन ये क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, क्योंकि अभी हम यहां सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं कि मान लीजिए आपने गलत आंसर दे दिया बट आप अब इसको इंप्रूव कर सकेंगे बाद में। ठीक, तो ये बात सही है कि असेसमेंट डेली प्रोसेस में इंक्लूड हो जाए। गिव इंपॉर्टेंस टू टीचिंग थ्रू द मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, सिर्फ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बच्चे के दिमाग में भरना नहीं होता, कंपैरिजन हमें करने नहीं होते बच्चों में, तो ये कंपैरिजन तो अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि दैनिक प्रक्रिया में शामिल कर लो ना। जब आप सीख रहे हैं, मान लीजिए जब आप घर पे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग ही है कि आप बाद में एनालाइज करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको समझ जाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति है वो भी ये कह रही है कि क्रिटिकल थिंकिंग जगाओ बच्चे में, यानी समालोचनात्मक चिंतन का विकास करिए। क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन कैन बी प्रमोटेड बाय आस्किंग क्वेश्चंस सच एज, किस तरह के क्वेश्चंस पूछें कि बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग जाग जाए, बताइए फटाफट से बताइए। चैन से सोना है तो जाग जाइए, हैं ये भी तो कुछ एक वो था। मैम मेरे नाम का प्रोनाउंसिएशन सानिया खातून, चलिए आप तो कम से कम नॉर्मल नाम रखती हैं, यहाँ तो खतरनाक लोग हैं। पोल जल्दी हट जा रहा है भाई, पोल को लगा के रखो, 21वीं शताब्दी चल रही है ना, अगली शताब्दी तक। ठीक, बहुत स्लो चल रहे हैं, फास्ट करिए मैम। अनन्या फास्ट कर देते हैं, दौड़ लगाना शुरू करते हैं। अब हम फोकस करेंगे किस पे, आप इसको अब टेस्ट की तरह लेंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन भी करते रहेंगे बट टेस्ट की तरह लेंगे। कुछ बोल रहे थे तुम, फिर ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करें। डी ऑप्शन 81% लोग दे रहे हैं। नहीं ज्यादा फास्ट नहीं करेंगे, आ जाओ। क्रिटिकल थिंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो कौन से क्वेश्चंस क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देंगे। क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है कि आप एविडेंस देखें किसी चीज को मानने से पहले, आप फैक्ट्स चेक करें। आप अगर पता चला कि जी फलाने एग्जाम की न्यूज आ गई, केवीएस आ गया, आपने मान लिया कि हाँ आ गया होगा, ठीक। लेकिन जब आप वेबसाइट पे जाके चेक कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, एविडेंस देख रहे हैं, फैक्ट्स को समझ रहे हैं, अपन सामने वाले को समझ के उसकी ओपिनियन समझ रहे हैं और तब किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक। तो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, ना कि जस्ट मान लेने को। तो इन विच ईयर वॉज द फॉरेस्ट राइट एक्ट पास्ड, यानी बच्चों से किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होगी। अगर आप ये पूछेंगे कि वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, तो ये तो वन वर्ड आंसर हो गया। इसमें कौन सी क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें तो रिकॉल लगेगा कि उसने याद किया होगा तो बता देगा, रिकॉल करके, अदरवाइज तो नहीं।
तो ये तो हट गया। व्हाट इज द, भाई क्रिटिकल थिंकिंग मतलब सोचने पे मजबूर हो बच्चा। व्हाट इज द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो फटाफट से बता देगा जो उसने पढ़ा होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेम द वेरियस लेयर्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। नेम का मतलब है जो उसको याद होगा उसी के बेस पे वो रिकॉल करके बता देगा। लेकिन डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट सीड्स नीड एयर फॉर जर्मिनेशन, यानी बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार करना। अब आपको प्रॉपर दिमाग पे जोर डाल के ये देखना पड़ेगा कैसे बीज उगते हैं, 4 लोगों से पूछोगे, फिर अपना एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करोगे, खराब ना हो जाए। मतलब सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत डी ऑप्शन में ही पड़ेगी, बाकी 3 ऑप्शन में उतने सोचने की जरूरत नहीं है, बस याद रखने की जरूरत थी। तो डी ऑप्शन ही सही हो गया। क्वेश्चन नंबर, ये क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजिटल लिटरेसी, ये सब 21st सेंचुरी स्किल्स में आता है, पेपर में आया है। 21वीं शताब्दी के जो कौशल हैं वो इसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इन एन इंक्लूसिव सेटअप डैश मेक्स रीजनेबल एकोमोडेशंस एज पर द नीड्स ऑफ डैश। यानी जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है भाई? समावेशी शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। क्लियर नहीं है मैम? इससे ज्यादा क्लियर और क्या कराएं? 4K कैमरा लगवाए हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन बाद आपको ये 4K में दिखेगा, अभी भी 1080p पे देख रहे हैं हम। आज हम लोग आज 50,000 पहुंच सकते हैं? सीटेट कुमार कह रहे हैं, नाम तो मेरे आंसू आ जाते हैं। नहीं, अब तो रात हो चुकी है, कई लोगों को सोना होता है, मुझे तो नहीं लगता आज हम 50,000 पहुंच सकते हैं, बट हम लेट भी हो गए सेशन में, बट दैट्स फाइन, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे कुछ लोग। इन एन इंक्लूसिव सेट, बाकी तो आप शेयर करिए। इंक्लूसिव सेट की अगर हम सेटअप की हम बात करें, यानी सभी के लिए शिक्षा, हर तरह का बच्चा, किसी को देखने में, समझने में, जानने में अगर दिक्कत है वो भी सीख सके, किसी को चलने में दिक्कत है वो भी सीख सके एक रेगुलर स्कूल में। तो एक समावेशी व्यवस्था में कौन सी किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? पेरेंट्स को चेंज करना चाहिए, नहीं भैया स्कूल को चेंज करना पड़ेगा, स्कूल को चेंज करना चाहिए स्टूडेंट को, यानी सेटअप स्कूल मेक्स रीजनेबल एकोमोडेशन। हाँ सही बात है, स्कूल को ही चेंजेस लाने हैं थोड़ा बहुत अपने सिस्टम में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। मेक्स रीजनेबल एकोमोडेशंस एज पर दी नीड्स ऑफ दी स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात लग रही है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग स्कूल चेंजेस लाए, सही है। स्टूडेंट में चेंज ला दो स्कूल के हिसाब से, नहीं भैया ये क्या मतलब है? सिस्टम में चेंजेस आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, बच्चे में नहीं, है ना, रेदर देन चाइल्ड। अदर मतलब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि बच्चे में परिवर्तन मत करो, सिस्टम में परिवर्तन करो, यानी स्कूल में चेंजेस हो, एकोमोडेशन हो बच्चे के अनुसार। ठीक, तो बी ऑप्शन ही सही है, ये बाकी ऑपोजिट बातें हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर, देखिएगा जवाब दीजिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17। सबसे ज्यादा टाइम सीडीपी में ही लगता है क्योंकि यहाँ एक्सप्लेनेशंस लंबे होते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले। तो हमारे ये 30 क्वेश्चन होंगे, फिर स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी। हाँ बहुत बढ़िया, कुलदीप कह रहे हैं जोर शोर से लाइक कर दें सभी क्लास को, जोर से बोलो जय माता दी, हैं ये भी कर लेंगे हम यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, स्टूडेंट्स हैविंग डैश फेस परसिस्टेंट चैलेंजेस इन रीडिंग द टेक्स्ट एंड कॉम्प्रिहेंडिंग द लॉन्ग पैसेजेस। यानी वो छात्र, वो कौन से छात्र हैं जिन्हें पढ़ने में और लंबे अंशों को समझने में, यानी पढ़ के समझने में और पढ़ने में दोनों में कठिनाई होती है, यानी डिसलेक्सिया है बच्चे को, क्या है? रीडिंग डिसऑर्डर है। वो याद कीजिए ईशान अवस्थी तारे जमीन पर वाला, डिसलेक्सिया है, रीडिंग डिसऑर्डर है, रीडिंग में प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं बुद्धि में कमी है, बट वो ब्रेन उस तरह से इनका वायर्ड होता है ना। बी को डी पढ़ते हैं, ए को तो ए ही पढ़ेंगे, खैर मतलब नहीं भी पढ़ सकते, रिवर्स में पढ़ते हैं कई बार। 6 को 9 पढ़ते हैं, ठीक। 100 को वॉज पढ़ सकते हैं, डॉग को गॉड पढ़ सकते हैं। कौन? डिसलेक्सिया वाले बच्चे, ठीक। इनको रिवर्स में चीजें और डिफिकल्टी होती है पढ़ने में। डिस्कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन, मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कैलकुलिया। सेरेब्रल पाल्सी आपकी ब्रेन से लेके और फिजिकल एक्टिविटीज से लेके, ये याद कीजिए वो जीरो मूवी आई थी ना शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की, उसमें सेरेब्रल पाल्सी था अनुष्का शर्मा को। लोकोमोटर डिसेबिलिटी चलने फिरने में, जो लोग बैसाखियों का इस्तेमाल करते हैं या हड्डियों से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है टू एड्रेस द लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड एंड डेप्राइव्ड ग्रुप्स, यानी वंचित समूह वर्ग के बच्चों को सिखाने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, ये आप पोल में जवाब देंगे बहुत ही तेजी के साथ। फोस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमॉन्ग ऑल स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है, यानी सभी छात्रों को अपनेपन की भावना, अगर सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को अगर आप बढ़ावा देना, यानी कोई बच्चा है जो वंचित समूह वर्ग से आता है, ऐसे जाति समूह या आर्थिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है, तो आप उसको खराब महसूस ना करा के सबको इमोशनली सेफ महसूस करा रहे हैं कि हर किसी का अधिकार है कि वो सीख सके, ठीक बात है। हाईलाइट द वीकनेस ऑफ स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ ऑल, बच्चों की कमियों को ऐसे सबके सामने बेइज्जत नहीं करना होता उन्हें। टीच दीज स्टूडेंट्स इन अ सेपरेट सेक्शन ओनली, भाई सबके साथ सिखाना है, सेपरेट सेक्शन का क्या मतलब है? यूज स्टैंडर्डाइज्ड नहीं, डिफरेंशिएटेड करिकुलम यूज करते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब है ये पढ़ने में अच्छा लगता है, स्टैंडर्डाइज्ड मतलब
सबके लिए एक जैसा नहीं, मानकीकृत नहीं, हमें विभेदी अनुदेशन चाहिए, यानी बच्चों के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल करिकुलम हो, ना कि स्टैंडर्डाइज सभी के लिए एक जैसा हो, सबको एक डंडे से नहीं हाँकते हैं। तो फोस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमॉन्ग ऑल स्टूडेंट्स, यानी हर बच्चे को लगे कि वो भी उस कक्षा में बिलोंग करता है, वो भी अपने आप को अपनापन महसूस कर पाए उस कक्षा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ये कहता है इन अ क्लास हैविंग लर्नर्स विद डाइवर्स नीड्स, यानी वो क्लास जहां पे विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चे पढ़ते हैं, अ टीचर शुड नॉट प्रोवाइड ऑप्शंस। देखिए जब ये नॉट लिखते हैं ना तो थोड़ा सतर्कता से जवाब दीजिए, आंसर होता है इजी, क्वेश्चन भी होता है इजी, बट कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है नॉट की वजह से, क्योंकि हम नॉट को इग्नोर कर जाते हैं जब हम जल्दीबाजी में होते हैं। फटाफट से बताइएगा फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर हम बात करें, देखते हैं आज कितने लोग टिक करके बैठ के समझ पाते हैं, है ना, क्योंकि हर किसी की बस क्या नहीं है, ये मूवी नहीं है ना 3 घंटे की कि आप शांति से बैठ के और अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है। तो पढ़ाई में थोड़ा सरदर्द होता है बट पेपर पास में, और जीवन में सिर्फ मूवीज तो नहीं देख सकते हम। तो विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की कक्षा में क्या नहीं करना चाहिए, सामग्री का प्रस्तुतिकरण, भाई कंटेंट को तो प्रेजेंट करेंगे ही, संचार और अभिव्यक्ति एक्सप्रेस भी करेंगे, सूचना के दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव इन्फॉर्मेशन पे, सही बात है, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता, कि आप अपने दिमाग में ये बना लें, स्टीरियोटाइपिंग बना लें कि भैया ये बच्चा इस जाति से आता है या लड़का है तो ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, अरे लड़कियां तो गणित में कमजोर ही होती हैं, ऐसा अगर आप मान लेंगे तो फिर आप अच्छे शिक्षक नहीं हैं, आप बच्चे की एबिलिटी को उसके जेंडर से या स्टीरियोटाइप कर रहे हैं, रूढ़िबद्धता लगा रहे हैं, आप एनवायरनमेंट पे फोकस ही नहीं कर रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे को एनवायरनमेंट नहीं मिला इसलिए ऐसा नहीं हो पाया, तो आप स्टीरियोटाइपिंग नहीं करेंगे यदि आप डाइवर्स नीड वाले बच्चों को, जहां अलग अलग बच्चे होंगे, उनको सिखाना चाह रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 20th। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 20th पढ़िएगा, क्या कहता है 20th क्वेश्चन, Which of the following has not been promoted by National Education Policy 2020, यानी NEP 2020 ने क्या प्रमोट नहीं किया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसेबल्ड लर्नर्स, यानी वो बच्चे जिनको कोई भी अक्षमता है, देखने में समस्या है, चलने में समस्या है, सुनने में समस्या है, तो उन बच्चों के लिए क्या रिकमेंड नहीं किया है, यानी क्या गलत है उन बच्चों को सिखाने के लिए। ये क्वेश्चन तो गर्दा ही मचा दिया, चलिए बहुत बढ़िया। देखिएगा एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, उपयुक्त इमारती ढांचा होना चाहिए, अगर किसी बच्चे को चलने में दिक्कत है तो आपके स्कूल में रैंप होनी चाहिए, सीढ़ियों की बजाय, या लिफ्ट का प्रबंध कर सकें आप। 1-on-1 टीचर्स एंड ट्यूटर्स, चलो ठीक है, बच्चे को इंडिविजुअली अगर उसको कोई समस्या है तो आप स्पेशल ट्यूटर या वो लगा दें, ठीक है, टीचर। कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन, ये गलत है, जब इंक्लूसिव एजुकेशन तो जस्ट ऑपोजिट है कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन के। स्पेशल एजुकेशन क्या है कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो एक स्कूल में पढ़ेंगे, जितने भी दृष्टि बाधित बच्चे हैं, जिनको सुनने में मूक बधिर हैं वो एक स्कूल में पढ़ेंगे, जिनको दिक्कत है चलने फिरने में वो एक स्कूल में पढ़ेंगे। तो ये गलत है, क्योंकि बच्चे समाज में सब एक साथ रहते हैं, तो आप स्कूल में अलग थलग क्यों बांट रहे हैं, सबको एक साथ सिखा पाए एक रेगुलर स्कूल में। तो ऐसा एनईपी नहीं कहती कि कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए, ये बात एनईपी नहीं कह रही। सूटेबल टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस, यानी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस या इंटरवेंशंस होने चाहिए जहां पे जरूरत हो, सही टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। मान लीजिए किसी बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो वो मशीन का प्रयोग कर सकता है, कोई और बच्चा उसके लिए आप टच एंड फील मटेरियल ला रहे हैं अगर वो देखने में समस्या है उसको। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इजी सा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग सकता है। चिल्ड्रन लर्न बाय, यानी बच्चे सीखते हैं, रीडिंग यानी पढ़ करके, लिसनिंग यानी सुन करके, सीइंग यानी देख करके, डूइंग यानी करके। यानी क्या बच्चे इन चारों से सीखते हैं, इन दो से सीखते हैं या किससे? फर्स्ट सेकंड सही होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, बताइए। जब हमें कोई भी नेगेटिव लग ही नहीं रहा तो हम क्यों चूज करें किसी एक को? भाई बच्चा तो पढ़ के भी सीखता है, सुन के भी सीखेगा, देख के भी सीखेगा, क्रिया करके भी सीखेगा, ठीक है ना। चारों बातें सही हैं, क्या दिक्कत है? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आप ऐसे कंफ्यूजन हो कि कोई एक नेगेटिव की तरफ जा ही नहीं रहा तो सारे सही है। आगे बढ़ेंगे। वैसे अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करें तो वो कहते हैं कि संज्ञान यानी हम अपने दिमाग से, अपने दिल यानी हमारे इमोशंस भी जुड़े हुए हों, और क्या है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी हो, चारों ही चीजों से सीखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22वां सवाल क्या कहता है? अगेन कथन आ गया और उसका रीजन पूछा है। इसमें अभी तक आप लोग बहुत गलतियां कर रहे हैं, तो आप इसको देख के डरना बंद कर दीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को देख के, इस तरह के क्वेश्चंस को देख के डरना बंद कर देंगे तो आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। ये सबसे इजी क्वेश्चंस हैं, इनमें आप फ्री के नंबर ले सकते हैं, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं। इनमें कुछ भी ऐसा ना कोई थियोरी लग रही है ना कुछ और है, बस आपको अपनी समझ का प्रयोग करना है और आप सही जवाब दे जाएंगे, है ना। देखिएगा ए ऑप्शन कह रहे हैं 51% लोग, आधे से ज्यादा लोगों ने तो बस रट्टा लगाया हुआ है कि बस ए चूज कर लो, है ना। बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसा हमेशा सही नहीं होता। अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने गड़बड़ की थी। बट यहां आप मुझे कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, चलिए देखते हैं।
स्टेटमेंट क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू अलाउ स्टूडेंट्स टू टेक सम कंट्रोल ओवर देयर ओन लर्निंग, यानी ये जरूरी है कि बच्चा अपनी लर्निंग को, अपने अधिगम को क्या दे सके, दिशा दे सके, कुछ हद तक नियंत्रित कर सके। यानी उसको पता है कि भाई मुझे क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसको टाइम टेबल भी अपना मैनेज करना है, या थोड़ा सा वो खुद से क्वेश्चन समझ पाए, पूछ पाए, अपने आप ध्यान दे पाए, यानी सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ लर्निंग, खुद से सीखने को बढ़ावा दे। बिल्कुल सही बात है कि जरूरी है, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी भी जिम्मेदारी लेना सीखे, वो अपनी लर्निंग पे भी कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल उसका है। अदरवाइज टीचर या कोई भी व्यक्ति हर टाइम थोड़े ना सर पे बैठ सकता है। बात तो सही है, ट्रू है, सही है ये वाली बात। अब देखेंगे रीजन। टेकिंग कंट्रोल ओवर वंस लर्निंग हेल्प्स स्टूडेंट्स टू मेक डिसीजंस अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ, यानी जब बच्चे अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। भाई जब आपको पता होगा अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी है, सीटेट का एग्जाम है, 1 महीना बचा है, तो अब आप थोड़ी सी जिम्मेदारी ले रहे हैं और खुद से सोच रहे हैं कि क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, अगर कुछ सीखना है तो कौन सा सब्जेक्ट कहां से पढ़ना है। यानी आपकी सेल्फ लर्निंग, सेल्फ कंट्रोल बेहतर हो रहा है, जो कि अच्छी बात होती है। इंडिपेंडेंट लर्निंग आपकी बढ़ रही है। दोनों ही बातें सही हैं। ये सही रीजन है कि किस लिए लेना चाहिए कंट्रोल, क्योंकि खुद से सीखने पे बच्चों को पता लगेगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। दोनों बातें सही हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 76% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। इसमें कंफ्यूजन तो थी ही नहीं, दुखी नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है अ टीचर शुड प्रमोट एक्टिविटीज विच आर, किस तरह की एक्टिविटीज को बढ़ावा दे एक टीचर जिसमें बच्चा एक्टिव हो। कितना सिंपल है, जहां बच्चा सक्रिय हो, जो बच्चे की भलाई की बात करे, जो बच्चे के लिए पॉजिटिव हो। ठीक। एम्बिगुअस यानी अस्पष्ट, कंफ्यूज थोड़ी करना है बच्चे को, ऐसी एक्टिविटीज थोड़ी प्रमोट करनी है जिससे कंफ्यूज हो बच्चा। कल्चरली एप्रोप्रिएट हो, यानी सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो। ये बात तो सही है, क्योंकि वाइगॉस्की क्या कह रहे हैं, हम अपने समाज और संस्कृति से सीखते हैं। तो बात सही है, बहुत कुछ सीखेंगे। एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, अगर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होगी कोई चीज तो आप उसको जल्दी से छोड़ देंगे, ज्यादातर चांसेस हैं, है ना। कि चीज कैसी होनी चाहिए, हल्का सा चैलेंज होना चाहिए और इतनी बोरिंग भी नहीं होनी चाहिए सीखने के लिए। तो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स को भी आप प्रमोट नहीं करेंगे। मीनिंगलेस होगी तो कोई मतलब नहीं है सीखने का, फिर तो रटने वाली बात हो गई। रोट लर्निंग थोड़ी ना, रटंत विद्या चलंत नहीं। मीनिंगफुल लर्निंग पे फोकस करना है, मीनिंगलेस पे फोकस नहीं करना। अर्थहीन नहीं होना चाहिए, कुछ भी जीवन से जोड़ना है। कल्चरली एप्रोप्रिएट होना चाहिए, बच्चा वहीं पे सबसे ज्यादा एक्टिव होगा जहां सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होनी चाहिए, यानी जिस संस्कृति में, यानी उसकी डेली लाइफ से, जिस समाज संस्कृति में वो रहता है उसकी रियल लाइफ, वास्तविक जीवन से जोड़ देंगे आप। जिन एक्टिविटीज में कोई फील्ड ट्रिप है, कहीं बच्चों को लेकर के जा रहे हैं, कोई मान लीजिए रामलीला देखने को कह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है इस तरह की एक्टिविटीज जो कल्चरली अप्रोप्रिएट हो। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो ये क्या कहता है, अ टीचर शुड डिजाइन एक्टिविटीज विच प्रमोट। सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया कि नहीं। क्वेश्चन है, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दें। किसको बढ़ावा दें? होपलेसनेस को। तो आप टीचर किस बात के हैं, अगर आप निराशा वाली सिचुएशन में या एटीट्यूड को बढ़ावा दे रहे हैं, निराश कर रहे हैं बच्चों को, तो ऐसी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो निराश करे बच्चे को। ऐसी एक्टिविटीज डिजाइन करें, बिल्कुल भी नहीं। कन्वर्जेंट आंसर्स, कन्वर्जेंट नहीं, हमें डाइवर्जेंट चाहिए, क्योंकि कन्वर्जेंट क्या है, ये 4 ऑप्शन है, एक सही होगा, ये कन्वर्जेंट है, क्लोज्ड एंडेड है, हमें ओपन एंडेड थॉट। क्रिएटिविटी किससे बढ़ेगी? डाइवर्जेंट थिंकिंग से बढ़ेगी। फिर भी 4th ऑप्शन चूज करेंगे, मतलब पढ़ेंगे। मियर मेमोराइजेशन, सिर्फ याद करना, तो रटने वाली बात हो गई। रोट मेमोराइजेशन को नहीं बढ़ावा देना। एक ही ऑप्शन है जहां बच्चा एक्टिव है, वो है डाइवर्जेंट यानी अपसारी चिंतन। डाइवर्जेंट थिंकिंग किससे जुड़ी हुई है? क्रिएटिविटी से, रचनात्मकता से। कौन कहता है ऐसा? जेपी गिलफर्ड कहते हैं। और कन्वर्जेंट थिंकिंग किससे जुड़ी हुई है? इंटेलिजेंस से, क्योंकि जब आप 4 ऑप्शन में से एक को पहचान रहे हैं तो आप बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ नया थोड़ी बना दिया आपने यहाँ पे, 5वां ऑप्शन थोड़ी बनाया। लेकिन जब आप सिर्फ कहा जा रहा है कि पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए, इसके लिए कुछ नया सोचो, तो आप दिशाओं में सोच रहे हैं, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहे हैं, यानी अब कुछ नया निकल के आ सकता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखिएगा ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्पररी थियरिस्ट लर्निंग इज प्रीमैरिली अ डैश एक्टिविटी, यानी समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार प्राथमिक रूप से लर्निंग एक ऐसी गतिविधि है, अधिगम एक ऐसी गतिविधि है जहां पे आप यांत्रिक रूप से सीखते हैं, मैकेनिकल है, बिहेवियरिस्टिक है, पैसिव है या सोशल है। बताइए। देखो बच्चा कभी पैसिव नहीं हो सकता, और लर्निंग क्या है? एक एक्टिव एंड सोशल एक्टिविटी। लिख लीजिएगा कहीं पे, लर्निंग इज अ, ये जॉन डीवी भी मानते हैं या जॉन डूई भी मानते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा में, कि लर्निंग इज अ, ये आपको हर जगह काम आएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है लर्निंग की। लर्निंग इज अ सोशल एंड एक्टिव प्रोसेस या एक्टिव एंड सोशल प्रोसेस, ऐसा एनसीएफ भी मानेगा, इज एन एक्टिव एंड सोशल प्रोसेस। यानी आपको याद रखना है कि अधिगम जो है एक
सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया, यानी जब हम ग्रुप में सीखते हैं तो अच्छा सीखते हैं, और जब हम सक्रिय होते हैं यानी एक्टिव होकर के सीखते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं जैसे अभी हम सीख रहे हैं, तो आप किताब से पढ़ेंगे तो आपको मजाक थोड़ी ना करेगा कोई बीच बीच में, मैं तो करती रहूंगी, है ना। तो एक्टिव और मजाक ही नहीं, बहुत सारे उदाहरण और इतने सारे लोग आप देख रहे हैं कि भैया आंसर कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है अरे मैं अकेला नहीं हूं, और भी 30,000 लोग बैठ के पढ़ रहे हैं लाइव, और भी 30,000 लोग जो है वो आंसर कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक्टिव है और सोशल है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको लगता है अरे यार मैं ही तैयारी कर रही हूँ शायद, या कर रहा हूँ, लेकिन जब आप ग्रुप में पढ़ते हैं तो बेहतर पढ़ पाते हैं। तो 68% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। लर्निंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है और सक्रिय भी होगा, बच्चा पैसिव नहीं हो सकता लर्निंग में। बिहेवियरिस्टिक में तो मैकेनिकल ही हो जाता है कि मशीन की तरह आप काम कर रहे हैं, वो भी नहीं चलेगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26। देखिए ये 30 क्वेश्चन में से या 25 क्वेश्चन में से तीसरा सवाल है जो स्टेटमेंट और रीजन वाला है। इसमें खास बात ये आपसे या तो लर्निंग पे पूछेगा या फिर ये डेवलपमेंट पे पूछेगा, या बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यदि आप इसको देख के डरना बंद कर दें। जिस चीज से डर लगे उस पर एक्साइटेड होना शुरू कर दो कि अरे देखते हैं यार ऐसा भी क्या है, तो वो डर अपने आप चला जाएगा और आप अच्छा सीख पाएंगे। ठीक है ना। क्या रील बना रही तुम, बातें कर रही तुम, बोर हो गई तुम? बच्चा कर रहा है कि लाइक जो नहीं कर रहा, गुरु दक्षिणा के नाम पे लाइक कर दो। अच्छा, गुरु दक्षिणा के नाम पे लाइक कर दो। अच्छा ऐसी बातें चल रही हैं, चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। अगर हम बात करें कथन और स्टेटमेंट की, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 है, अ टीचर शुड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज, यानी ऐसी स्ट्रेटेजीज, समस्या समाधान रणनीतियों के विकास को बढ़ावा देना चाहिए टीचर को। बात तो सही है, क्योंकि लाइफ क्या है, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड अगर बच्चों में आ जाएगा तो वो जीवन भर बेहतर कर पाएंगे। ठीक है ना। यहाँ से हाँ नहीं वही, रीजन की अगर हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज को क्यों बढ़ावा दें, तो इसका रीजन है, बात यह है कि फैसिलिटेट करना चाहिए जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग आए बच्चे में। ये बात बिल्कुल 100% सही है। ठीक, इसका रीजन क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज इंप्रूव लर्निंग एंड फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग। भाई जब आपके सामने कोई समस्या आएगी तो आप में डिफरेंट तरीके निकल करके आएंगे। आप सोचेंगे क्या इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं, क्या ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, क्या रात को सो रहे हैं आइडिया आया अरे इसको तो हम ऐसे कर सकते थे, ये वाला काम ऐसे कर सकते थे। तो क्या वो क्रिटिकल थिंकिंग, एक तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है आप फैक्ट्स एविडेंसेस सब कुछ सोचेंगे और फिर समझेंगे कि क्या कैसे सॉल्व करें। तो बात सही है, दोनों ही बातें सही हैं। तो ए ऑप्शन, इसमें 4 ही ऑप्शन होते हैं और वो सेम होंगे हर क्वेश्चन के लिए, तो दोनों ही सही है। इसका रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और क्या सही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देना चाहिए। तो 15,000 लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 15 के 15 तो नहीं, 86% लोग उनमें से सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 बज चुके हैं और आपकी एनर्जी अभी भी वैसी ही बरकरार है, बहुत ही खुशी की बात है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है समझते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश द मिसकॉन्सेप्शंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी छात्रों के बीच भ्रांतियों को क्या क्रिएट करना चाहिए। भैया भ्रांतियों को क्रिएट थोड़ी करना चाहिए, मिसकॉन्सेप्शंस आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए, ताकि आप उनको ठीक कर सकें या करा सकें, आप डिस्कशन कर सकें। इग्नोर भी नहीं करेंगे, प्रमोट भी नहीं करेंगे। भ्रांति प्रमोट करके क्या फायदा है? बच्चा सोच रहा है कि भैया मैं जब चलता हूं ट्रेन में पेड़ भी साथ चल रहे हैं, तो ये भ्रांति को आइडेंटिफाई करना है ताकि आप उसको ठीक कर सकें, लेकिन प्रमोट नहीं करना है। तो इसी को नाइव कॉन्सेप्शंस या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कहते हैं, यानी बच्चे अपने दिमाग में एक ऑल्टरनेट बनाना शुरू कर देते हैं जो साइंटिफिक नहीं होता। फियर अमॉन्ग स्टूडेंट्स, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि बच्चों को जब पढ़ाया जा रहा है कि वाटर कलरलेस है, यानी पानी रंगहीन है, पानी का अपना कोई रंग नहीं है, लेकिन वो कह रहा है मैंने तो ग्रीन कलर का पानी देखा था उस तालाब में। तो ये ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है, नाइव कॉन्सेप्शन है, मिसकॉन्सेप्शन है, वैकल्पिक अवधारणा है जो बच्चे के दिमाग में बन गई है क्योंकि उसने अपने अनुभव के अनुसार कुछ देखा था। तो अगर इसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो सॉल्व भी नहीं कर पाते, बच्चा गलतफहमी में जीता रहता। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, फियर अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी जो डर है, भय का माहौल है ना। आप में से कई लोग होंगे अभी भय में होंगे कि हाय रे क्या करें। फिर ए ऑप्शन है इंप्रूव लर्निंग सिग्निफिकेंटली, यानी डर से काफी अच्छा सुधार होता है। देखिए डर एक मात्रा में ही सही है, वैसे तो ना ही हो, नो फियर वाली सिचुएशन बेस्ट है, लेकिन अगर है तो थोड़ी मात्रा में ही सही है, ज्यादा मात्रा में डर हुआ तो गड़बड़ है। कोशिश तो ये करनी है नो फियर हो। इज डेट्रीमेंटल टू लर्निंग, यानी अधिगम के लिए हानिकारक है डर। भाई आप डर में होंगे तो खुल के नहीं सीख पाएंगे ना, जो आपका पोटेंशियल होगा वहां तक आप नहीं जा पाएंगे। बात तो सही है। सी ऑप्शन है इज एसेंशियल टू लर्निंग, यानी अधिगम के लिए आवश्यक है। आवश्यक बिल्कुल नहीं है ना। नो फियर इज गुड। आगे बढ़ेंगे, डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन लर्निंग, ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं पड़ता लर्निंग पर। बी ऑप्शन इज सही कि डेट्रीमेंटल है लर्निंग में, यानी अधिगम के लिए क्या है, हानिकारक है ना। बापू सेहत के लिए हानिकारक है, यहां पर
फियर जो है वो लर्निंग के लिए हानिकारक है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप डरे हुए हैं तो जो आप कर सकते हैं वो भी नहीं करेंगे आप। हालांकि डर को एक्साइटमेंट में बदलने की कोशिश करनी है अगेन, और ये फंडा आप मेरा याद रख सकते हैं, तो ये आपको लाइफ में काम करेगा, ठीक। डेट्रीमेंटल है, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि बेस्ट सिचुएशन कौन सी है सीखने की, जहां पे नो फियर हो और आप ये मानते हो कि एबिलिटी में वृद्धि की जाती है, एबिलिटी इंप्रूव हो सकती है ना, कि आपकी क्षमता इंप्रूव हो सकती है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ बेहतर होगी, आप कर जाएंगे, और फियर ना हो तो वो बेस्ट सिचुएशन है ना। आगे बढ़ेंगे, डेट्रीमेंटल यानी रुकावट बनेगा फियर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टुवर्ड्स मास्टरी लर्निंग। मास्टरी लर्निंग क्या होती है? पारंगत बने, आप किसी चीज के मास्टर बने, महारत हासिल करें। यानी आप इसलिए नहीं पढ़ रहे कि नंबर आएंगे, आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको वो टॉपिक, आपको वो उस बारे में जानना पसंद है। समझ पा रहे हैं ना? निशा दीदी आपको नींद आ रही है क्या? साकिया पूछ रही है, आ रही है कि नींद? आ भी रही होगी तो क्या ही कर लोगी। देखो आप में से कोई आ रहा हो तो इसको भेज दें, सो जाएगी जाके। वैसे भी आज 15-15 मिनट करके आधे घंटे, 1 घंटे में आएगा ना। तो देखते हैं, समझते हैं। ये 1 लीटर पानी तो खत्म होने वाला है, देखिएगा। कोई कह रहा था कमेंट में कभी तो कि आप पानी बहुत पीते हैं, पानी आप भी पिया करो यार, इतना बोलने में पानी कोई भी पिएगा है। और मैं बोलती भी थोड़ा स्पीड में हूं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा, यानी आप मास्टर बने। 79% लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं, समझते हैं। अर्ज फॉर कॉम्पिटेंस यानी योग्यता की चाह, कि यार मेरे को इस चीज में योग्य बनना है, मास्टर बनना है इस चीज में। कॉम्पिटेंस का मतलब ये नहीं दूसरों से कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटेंस इज कि मेरे एनवायरमेंट में जो भी चीजें मैं उसमें बेस्ट कैसे करूं, ये कॉम्पिटेंस है ना। ये कैमरा तो पुराने वाला भी सही था, बट मुझे पसंद है कि मैं बेस्ट, जो भी मैं बेस्ट कर सकूं वो। एग्जाम्पल, अगर कोई बेस्ट हो सकता है तो पिछली बार से हर बार एक अच्छा सेशन हो, ये कॉम्पिटेंस है। ये कॉम्पिटिशन नहीं है दूसरों से, ये अपनी क्षमता पर विश्वास है। तो जब आप क्या करते हैं, अर्ज फॉर कॉम्पिटेंस यानी कि योग्यता की चाह, कि भैया क्षमता अपनी बेहतर करनी है, ये क्या है, ये बेहतर चीज है। इसको मास्टरी लर्निंग फिर इससे आएगी कि यार साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट है, पढ़ना है बस, ठीक। अर्ज फॉर फेम, अगर सिर्फ नाम के लिए चाहिए तो फिर वो एक टाइम पे खोखला हो जाएगा। अगेन एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गई ना, मनी, पावर, कोई अंत नहीं है इसका फिर, है ना। तो मास्टरी लर्निंग कहां आएगी? कॉम्पिटेंस पे आएगी, क्योंकि आप बाहर रीजन नहीं ढूंढ रहे हैं, इसका रीजन बाहर नहीं है किसी काम को करने का, ठीक। तो आपको बच्चों को मास्टरी ओरिएंटेशन के लिए आगे बढ़ाना है। आज के लिए नहीं, बेसिकली इस पार्ट के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम आएंगे मैथ्स पेडागोजी पे, फिर हम ईवीएस करेंगे, फिर हम हिंदी करेंगे, और फिर हम इंग्लिश करेंगे। जिसका जो सब्जेक्ट हो वो उस हिसाब से आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक है ना। प्राची कह रहे हैं आई एम योर न्यू स्टूडेंट। अरे हम सभी लर्नर हैं यार, कोई दिक्कत नहीं प्राची। चलिए, अगर हम बात करते हैं टीचर्स कैन फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग, देखिए मीनिंगलेस नहीं है, मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थपूर्ण अधिगम कैसे प्रमोट करें शिक्षक जो है। डिस्करेजिंग, मीनिंगफुल मतलब जो लाइफ से जुड़ा हुआ हो, जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ हो, जो रटना ना पड़े, जिसको एक्टिवली कंस्ट्रक्ट किया जा सके। डिस्करेजिंग कोऑपरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी आप सहयोग को हतोत्साहित करें। भैया सहयोग को बढ़ावा देना है आपको, कि एक दूसरे को सहयोग करके सीखें, बच्चे ग्रुप्स में सीखें, कोलैबोरेट करके सीखें, कंपटीशन के थ्रू ना सीखें, कोलैबोरेशन के थ्रू सीखें। एनकरेजिंग कोऑपरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, ये बात सही है ना 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 ना। देखिएगा, छात्रों के बीच ये तो ठीक ही है, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, यानी ये कंपटीशन है कि कंपटीशन को बढ़ावा देना नहीं, कंपटीशन को बढ़ावा देना सही तरीका नहीं है कि आप बच्चों को एक दूसरे से कंपीट करा रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। प्रमोटिंग मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, सिर्फ याद पे, रट्टे पे फोकस कर रहे हैं, तो फिर मीनिंगफुल कहां हुआ, ये तो रोट मेमोराइजेशन हो गया। वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ये बात सही है, ये मीनिंगफुल लर्निंग होगी, अर्थपूर्ण होगी, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट्स को समझने पे महत्व देते हैं, दैट मीन्स आप लाइफ से जोड़ रहे हैं, या आपका फोकस जो है किसी चीज को जीवन में उतारने का है। तो डी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर। कई लोगों ने इसका आंसर ये दिया है क्योंकि ये लिखा गलत है, ये पेपर में भी गलत ही टाइप हुआ होगा, हमने नहीं किया है, तो आपको हिंदी मीडियम की तरफ भी झांक लेना है। प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने की बात हो रही थी, तो ईजी हो गया इस ऑप्शन को हटाना, है ना। वैसे भी इससे ज्यादा बेहतर, कोऑपरेशन से भी बेहतर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्योंकि पूछा क्या है, मीनिंगफुल लर्निंग की बात हुई है ना। चलिएगा आगे बढ़ेंगे।